गुड मॉर्निंग क्लासेस। लेसन 4 काफ़ी लंबा चल गया, प्राइमरी, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज हम उसका 8 मे बी लास्ट वीडियो देखेंगे। लास्ट पार्ट जो हमने था हमारा, उसमें हमने देखा था कि विपिन बाबू डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद रांची जा चुके थे। रांची जाके उन्होंने उन सब जगहों पर विजिट किया और वो ये रियलाइज करने लग गए कि मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आया हूँ, और वो अनकॉन्शियस होकर एक जगह पर गिर गए। अगले दिन वो वापस ट्रेन पकड़ के कोलकाता आ गए और आने के बाद वो अपना पूरा कंप्लीट होप खो चुके थे कि मैं कभी ठीक हो सकता हूँ। उन्होंने दिमाग में अपने ये बना लिया था, माइंड में अपने सेट कर लिया था कि मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिससे मैं अब कभी ठीक नहीं हो सकता हूँ, बाहर नहीं निकल सकता हूँ। उन्होंने अपने सारे होप्स खो दिए थे। अब वो खुद को बहुत ज़्यादा बीमार पर्सन मानने लगे थे। ये लास्ट पैराग्राफ को मैं फिर से एक बार रीड कर रही हूँ ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, वापिस आ गए थे कलकत्ता। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है ठीक होने की। Soon he would lose everything: his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. अब यहाँ पर आपको कई बार कई चीज़ों में कहा जाता है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव थॉट रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये बात बहुत सही प्रूव हो रही है। अब विपिन बाबू ने क्या है कि उस अननोन पर्सन की बात पर इतना बिलीव किया, देन उन्होंने खुद को बीमार समझने लगे। उन्होंने ये सोच लिया कि मेरी मेमोरी जो है वो लैप्स होती जा रही है। देन फिर एक और चीज़ उनसे ये हुई कि जब वो वहाँ गए, विजिट किया, उन्होंने देखा कि नहीं मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, तो उसके बाद वो नाउम्मीद हो गए। उन्होंने अपना होप जो था कम्प्लीटली खो दिया। अब ऐसे में जब वो कलकत्ता लौटे तो उन्होंने अपने काम से ब्रेक कर लिया, उनका कॉन्फिडेंस चला गया, एबिलिटी जो थी उनकी वो भी उन्होंने बिल्कुल उनकी डिसबैलेंस हो गया, माइंड भी डिसबैलेंस हो गया। तो एक तरह से उन्होंने सोच लिया कि मैं पागल सा होने वाला हूँ। Was he going to end up in the asylum at अब उन्होंने सोचा कि शायद मेरा जो एंड है वो असाइलम में होने वाला। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि असाइलम क्या होता है। असाइलम हम कहते हैं पागल खाने को। आपको ये वर्ड मैंने पहले भी बता दिया था कि असाइलम मतलब पागल खाना होता है। विपिन बाबू couldn't think anymore। अब उससे ज़्यादा वो कुछ और सोच भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट हमारा कंटिन्यू करते, यहीं से हमको पढ़ना था, लेकिन मैंने एक पैराग्राफ बैक से ले लिया था। Back home he rang up Dr. Chandra and asked him to come over। अब वो घर जब पहुंचे थे तो उन्होंने डॉक्टर को फोन किया और कहा कि आप घर आइए। Then after a shower he got into bed with an ice bag clamped on his head। अब वो घर पहुंचे, उन्होंने शावर लिया और उसके बाद अपने सिर पर आइस की बैग रखकर रेस्ट करने लगी। यानी कि उनकी मेंटालिटी ये हो चुकी थी कि वो कंप्लीटली बीमार है। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box। अब जब उतनी देर में सर्वेंट जो था उनके लिए एक लेटर लेकर आया और जो कोई उनके लेटर बॉक्स में छोड़ के गया था। A greenish envelope with his name in red ink on it। एक ग्रीनिश कलर का एनवेलप था जिसपे रेड इंक से उनका नाम लिखा हुआ था। Above the name it said urgent and confidential। अब नाम के नीचे एक और लाइन लिखी हुई थी, अर्जेंट है, काफी अर्जेंट, और कॉन्फिडेंशियल बहुत ही खास और रहस्यमय, कुछ सीक्रेट जैसा। In spite of his condition, Vipin Babu had a feeling that he ought to go do the letter। अब उन्होंने ऐसी कंडीशन थी, वो चाह तो नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि इतना ऊपर लिख रखा था, मेंशन कर रखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, तो उनको खोलना ही था। He tore upon an envelope and took out the letter। उन्होंने एनवेलप खोला और लेटर को बाहर निकाला। This is what he read। यहाँ पर लिख रखा है कि उन्होंने क्या पढ़ा। Dear Vipin, I had no idea that Alphonse would bring about the kind of change in you that it has done। तो लिख रखा था कि विपिन, डियर विपिन, तुम्हारे अंदर जो अभी बहुत सारा चेंज आया है,
ये इस चेंज का जो होना था ये कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है, मैं तुमको बता देता हूँ। What is so difficult for you to help out an old friend down on his luck? ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने तुम्हारे एक पुराने दोस्त की जो थी नीड में हेल्प नहीं की। I have no money, so my resources are limited. मेरे पास कोई ऐसा पैसा तो था नहीं और मेरे रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही थे, यानी कि मैं बहुत ज्यादा कुछ कर सकता नहीं था। What I have imagination, a part of which I used to retribution of your unfeeling behavior. तो अब मैंने क्या सोचा कि मैंने एक तरीका, एक इमेजिनेशन क्रिएट करके तुम्हारे ऊपर छोड़ दी और जो तुम्हारी हालत है, तुम्हारा जो बिहेवियर है वो उसी वजह से है। Well, you will be all right again now. अब तुम जरूर ठीक हो जाओगे क्योंकि ये जो सब कुछ था वो मेरी ही वजह से था। A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me thought the next few months. Yours चुनीलाल। अब यहाँ पर जो लेटर है, लेटर का एक इन शॉर्ट आपको थोड़ी गोल गोल बातें समझ में आ रही होगी, मैं इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता देती हूँ। ये जो लेटर था वो चुनीलाल ने लिखा था और चुनीलाल काफी बार विपिन बाबू के पास आया था फॉर अ जॉब, फॉर अ नीड। उसको कुछ नीड थी, उसकी जॉब थी, लेकिन हमेशा विपिन बाबू ने उसको इग्नोर किया, उसकी कोई हेल्प नहीं की। तो उस हेल्प नहीं करने के बदले में उनको कुछ सबक सिखाने के लिए चुनीलाल ने एक ट्रिक खेली, एक माइंड गेम खेला और कुछ इमेजिनेशन, कुछ चीजें सोचकर उनके ऊपर डाल दी। अब उन चीजों के थ्रू विपिन बाबू का, क्योंकि वो विपिन बाबू का दोस्त था, उनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबसे वाकिफ था, तो वो सारी चीजें मिलके विपिन बाबू के दिमाग पर प्रेशर डालने लग गई और उससे उनकी मेमोरी, उनको ये शो हुआ कि शायद उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। तो ये पूरा गेम प्लान था, एक माइंड ट्रिक थी विपिन बाबू को लेकर कि जो उन्होंने हेल्प नहीं की थी उससे रिलेटेड। When doctor came, Vipin Babu said, I am fine. It all came back soon I got off the train at Ranchi. अब डॉक्टर को तो फोन कर दिया था, ये कह दिया था कि मैं ठीक नहीं हूँ। अब डॉक्टर को कुछ तो जवाब देना था। तो जैसे ही डॉक्टर आया तो विपिन बाबू ने कहा कि मैं ठीक हूँ। जब मैंने रांची के लिए ट्रेन पकड़ी तो मैं ट्रेन लेते में मैं ठीक हो गया। अ यूनिक केस से डॉक्टर चंदा। अब डॉक्टर ने कहा, अरे वाह, ये तो कुछ अजीब सा ही केस हुआ, यूनिक केस हुआ कि मैंने आपको सजेस्ट किया, आप रांची गए, रांची की ट्रेन पकड़ते में आपकी मेमोरी सही हो गई। I shall certainly write about in a medical journal. अब आपको बता दूं कि जो भी डॉक्टर्स के ऐसे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं ना, उनको डॉक्टर जो है एक फाइल बना के या अपने सेमिनार्स में प्रेजेंट करते हैं कि हमारे साथ ऐसा केस हुआ था जिसमें हमने इस तरह से हम उसमें सक्सेसफुल हुए थे। तो यहाँ पर डॉक्टर चंदा भी ये कह रहे हैं कि मैं इसकी जरूर मेडिकल जर्नल में बात करूंगा। The reason why I sent for you, said Vipin Babu, is that I have a pain in my hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. अब वो ये क्या कह रहे हैं, अब उनके बुलाने का रीजन भी तो बताना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा कि मैं रांची में गिर गया था तो मेरे बैक साइड में लग गई है, तो उसके लिए अगर आपके पास कोई पेन किलर हो तो दे दीजिए। तो ये आपका चक्र खत्म होता है। अब रही होमवर्क की बात, तो कुछ बच्चे कंटिन्यू ये पूछ रहे हैं कि होमवर्क क्या करना है। तो होमवर्क आपको ये करना है कि क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि 8 बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते हैं, आपको पैसेज में से आंसर ढूंढना होता है। तो लेसन के क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने हैं, लेकिन उसके बाद की जो ग्रामेटिकल एक्सरसाइजेस हैं वो आपको जितनी आती है वो सारी करनी है। और आपने देखा होगा एक्टिविटी 4 और 5 कंपोजिशन की है, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, अभी फिर से बता रही हूँ कि हर लेसन के बाद 4 और 5th एक्टिविटी जो है वो कंपोजिशन की, वो कंपोजिशन आपको करना है क्योंकि उसमें से ही आपके एग्जाम में कंपोजिशन आएगा। ठीक है, तो आप ये वर्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।
सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कामता प्रसाद गुरु द्वारा रचित लाख की चूड़ियाँ जो रचना है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह रचना एक मध्यम वर्ग जो आम जनजीवन जीने वाला व्यक्ति है उसकी मनोव्यथा को व्यक्त करता है कि किस प्रकार एक अमीर वर्ग तो वैसे अमीर ही होता है और गरीब वर्ग और गरीबी में कैसे जाता है, उससे ताना बाना से बुनी हुई ये रचना है जिससे एक लाख जो प्राप्त होने वाली वृक्षों से है ना, लाख की चूड़ियाँ जो बनने वाली, लाख से जो बनने वाली चूड़ियाँ हैं, बहुत कम पैसों में गुजारा करने वाला व्यक्ति। और यहाँ आज के जीवन में इस औद्योगिकीकरण के युग में आज क्या हो रहा है, कांच की चूड़ियाँ फेमस हो गई है और जिसके कारण लाख की चूड़ियों को कोई लेना नहीं चाहता, जिसके कारण आज व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के जो रोजी रोटी सब टूट गई है। जैसे उसी प्रकार आज हमारे सामने बहुत से एक दो दीपावली का त्यौहार भी आता है। हम देखते हैं अच्छे अच्छे रंगीन जो कि पेपर में बने हुए दीपक को ले आते हैं, लेकिन एक कुम्हार जो मिट्टी के साथ बड़ा हुआ है और उसी मिट्टी से अपनी कलात्मक वस्तु बनाता है, उसको हम 2-5 रुपए अधिक देने के बदले उसको कोसते हैं। लेकिन मार्केट में हम, बाजार में हम जाते हैं, जहाँ से जो 100 रुपए की चीज़ें उसके 500 रुपए पे लुटा के आते हैं। तो यहाँ एक गरीब वर्ग की मनोव्यथा को प्रकट किया गया है और लाख की चूड़ियाँ का महत्व क्या है उसके बारे में बताया गया है। मूल पाठ पर चलेंगे। सारे गांव में लाख की चूड़ियाँ, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक लिख रहा है कामता प्रसाद जी कि बदलू नाम का एक व्यक्ति है जो मुझे बहुत अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर, गोलियां जो कांच के जैसे खेलते हैं ना बच्चे छोटे, उसी प्रकार जो लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक कहना चाहता है कि जैसे गांव में बदलू नाम का एक व्यक्ति था जो लाख की चूड़ियां बेचता था और वह अच्छा आदमी था। उसके वहां पर जो लेखक है वह उसका शिष्य है, वह वहां गया था और वहां उसका मामा का घर था, वहां रहता था और वह रंग बिरंगी गोलियां बदलू जो है उसे देता था। रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, ऐसी गोलियां उस लेखक को देता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कह करके उसे बदलू काका कहा करता था। जैसा कि गांव के सभी लोग उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था, कुछ ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, पराल का सहन है ना, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था, आंगन था, उसमें नीम का पेड़ लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में बट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। लाख को लाया जाता है, उसको गर्म भट्टी में पिघलाया जाता है, फिर उसको अपनी अनुसार उसे आकार दिया जाता है। तो उसे यह सब कार्य लाख की चूड़ियां बना तक के जो क्रियाएं होती थी, जो कार्य होता था वह सब कौन करता था? बदलू करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके, है ना, पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी होती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ
मोटी होती। तो लेखक कहना चाहता है कि जो बदलू नाम का व्यक्ति था उसके लाख बनाने, लाख की चूड़ियां बनाने जो सामान था, क्या क्या चाहिए उसे, लोहे की छड़ चाहिए, सलाख चाहिए, वो सब उसके पास पड़ी रहती थी, जो कि बेलनुमा होती थी, कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार लेकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता, चूड़ियां बना लेता। चूड़ियां बनाने के बाद में सलाख काटते, सलाई या धातु की जो छड़ है उसका प्रयोग करता, जिसमें वह उस को पिघला करके छड़ के रूप में बनाता, उस छड़ पर लिपटाता और उस आकार में, गोल आकार में वह आकार प्रदान करता और बदलू, और चूड़ियां बनाने के पश्चात वह उन पर कलर रंग भी लगाता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर करता था। मछिया अर्थात खाट है ना, जो सुतली धागे से बना हुआ या बड़ी रस्सी जिस पर लपेटकर चार चौपाई कहते हैं, जिस पर बैठा जाता है, जो आमजन हमारे घर में मिल जाता है। तो मछिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बड़ी बीच बीच में पीता रहता। बगल में हुक्का अगर मद्यपान भी का भी शौकीन व्यक्ति था, ऐसा कहा गया है। बगल में उसका हुक्का रखा रहता, जिसे बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास मिलता। जो लेखक है वह गांव में सबसे ज्यादा जब मामा के वहां जाता, महीने 2 महीनों की छुट्टियों में जाता, तो वह अधिकतर समय अपने बदलू काका के पास बिताया करता। वह मुझे लला कहता था। लेखक को क्या कहा? लला कहता था। और मेरे पहुंचते मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगाता था, एक छोटा खाट मछिया, छोटा खाट मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार की चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। और लेखक विचार करता है कि किस प्रकार वह चूड़ियां बनाने के पश्चात जो गोलाकार बेलन था उस बेलन पर रखता, और बेलन पर रखने के पश्चात वह ऐसा सोचता कि वास्तविकता में वह बेलन नहीं है, कोई नववधू जो अभी अभी विवाह हुआ है और श्रृंगारित हुई है, संपूर्ण श्रृंगार सजी धजी है, और उसकी हाथ में जो उसकी कलाइयों में जो चूड़ियां हैं वह खब रही है, सज रही है, बेलन नहीं होकर के किस नववधू की कलाई हो। इस प्रकार लेखक कहता है कि जो यहाँ प्रश्न बन सकता है, कभी ध्यान रखना कि पूरा जोड़ा बनाने पर बेलन में चढ़ाकर चुपचाप देखता रहता मानो। तो लेखक जो बदलू चूड़ियों को बना लेने के पश्चात बेलन पर चढ़ाकर क्या देखता रहता, तो बता सकते हैं कि बेलन पर चढ़ा करके लेखक देखता रहता कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह बेलन न होकर के किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता। पैतृक पेशा, पैतृक अर्थात अपने पीढ़ी दर पीढ़ी पिता द्वारा प्रदत्त किए गए कार्य को पैतृक कहते हैं, है ना। तो पैतृक वास्तव में वह बहुत सुंदर चूड़ियां बनाता। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत की बहुत मांग, खपत का अर्थ होता मांग, बहुत मांग होती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता था। वह इस प्रकार का व्यक्ति था कि चूड़ियों को पैसों से न बेचता था, अर्थात उसका व्यवहार कौन सा था? वस्तु विनिमय, है ना, वस्तु के बदले वस्तु। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। पहले वस्तु विनिमय चलता था, अब मुद्रा विनिमय, है ना। 2 प्रकार के हैं, एक तो वस्तु विनिमय होता है, एक मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय में एक वस्तु अपने पास जो उपलब्ध वस्तु है वह किसी और को दे दो, और किसी और के पास जो वस्तु है वह हमें दे। जैसे हमारे पास गेहूं है, किसी और को चाहिए,
तो उसे दे दो, उसके पास चावल है तो हमें दे दे। तो उस प्रकार का जो आदान प्रदान होता था वो वस्तु विनिमय था। आज के समय में क्या होगा, मुद्रा विनिमय। जैसे आज गेहूं 20 रुपए किलो है, चावल 40 रुपए किलो है, तो जो व्यक्ति को गेहूं की अधिकता है वह मार्केट में बाजार में जाकर बेच देगा, अधिकता के कारण उसका चाहिए उतना रख लेगा और उसके गेहूं के बदले में वह चावल घर में लाएगा। वो था हमारा वस्तु विनिमय। ठीक है, तो चूड़िया बना बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, चूड़ियों से पहचान पे चूड़ियों को पैसों से बेचता न था, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़िया ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा साधा था, मैंने कभी भी उसे किससे झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। तो यहाँ पर प्रश्न हो जाता है कि शादी विवाह के अवसर पर वह किस प्रकार की जिद करता था, तो यहाँ हम आगे देखेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने पांचवा पाठ कंटकनेव कंटकम इस कथा को पढ़ा था, जिसका अर्थ है कि कांटे से ही कांटा निकलता है। किस तरह से उस व्याध ने उस व्याघ्र की जब मदद की, उसको जाल से बाहर निकाला, तो किस तरह से उसको खाने की इच्छा रख रहा था कि तुम्हें खाऊं। पहले तो उसने कहा कि हे मानव मेरी रक्षा करो, मैं तुमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यूँ करके उस चंचल नामक व्याध ने, शिकारी ने उसकी मदद की, उसको बाहर निकाला। लेकिन बाहर आने के बाद वो भूखा बाघ जो था वह उसको खाने की इच्छा रखता है। फिर कहता है कि मैंने तुम्हारे धर्म का पालन किया और तुम मेरा नुकसान पहुंचा रहे हो। फिर उसने कहा, बाघ ने कहा, ये तो सब स्वार्थ से, ये पूरी दुनिया स्वार्थ को ही सिद्ध करती है, यानी सब इंसान, सब मनुष्य अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करते हैं, तुम किसी को भी पूछ लो। यूँ करके उसने सबसे पहले वृक्ष को पूछा, नदी को पूछा। सबसे पहले नदी ने कहा, सही बात है, मेरे अंदर नहाते हैं धोते हैं, मैं सबको पानी पिलाती हूँ, फसल पकने में मैं मदद करती हूँ, लेकिन लोग मेरा अहित चाहते हैं, मेरा नुकसान नहीं करते, मेरे अंदर गंदगी करते हैं। फिर वृक्ष से पूछा, तो वृक्ष ने भी यही कहा कि मानवों को मैं छाया देता हूँ, लकड़ी देता हूँ, सबको देता हूँ, लेकिन फिर भी मनुष्य मेरे को छेदन करता है, मेरे को काटता है, जहाँ कहीं भी इच्छा हो वहाँ पर मेरे को काटता है, छेद करता है, इसलिए मेरे को बड़ा कष्ट पहुँचाता है। ऐसा उस वृक्ष ने भी कहा। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे देखेंगे। जब ये बात, इस प्रकार का जवाब जो वृक्ष ने चंचल को दे दिया, चंचल कौन है, शिकारी है ना, व्याध, और व्याघ्र का मतलब होता है बाघ। तो जब नदी ने भी इस तरह से जवाब दे दिया कि सब कुछ स्वार्थ से सिद्ध होता है, तो समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलीनाम एताम वार्ताम शृणोति स्म। एका लोमशिका मतलब होता है लोमड़ी, लोमशिका का मतलब होता है लोमड़ी। बद्री का मतलब बेर जो होता है, बेर की झाड़ी। पृष्ठे का पीछे, नीलिना का मतलब होता है छिपी हुई, एताम वार्ताम ये वार्ता, श्रुणोति यानी श्रु का मतलब होता है सुनना। समीप में ही एक लोमड़ी बद्री गुल्माना बेर की झाड़ी के पीछे ये सारी बातें सुन रही थी। किसकी बातें थी? ये चंचल की और नदी की और वृक्ष की जो बातें चल रही थी, इन बातों को उस लोमड़ी ने सुना। क्या सुना? सब सुन लिया। मतलब वो किस तरह से चंचल है ना, जो नदी से और वृक्ष से वार्तालाप कर रहा था, ये बात जब लोमड़ी ने एक बेर की झाड़ी के पीछे रह करके उसने सुन ली। सा सहसा चंचल मुपसृति कथयति, वह अचानक, सहसा अविशोदे अचानक, वह अचानक चंचल मुपसृति कथयति, वह अचानक चंचल, ये चंचल का मतलब व्याध शिकारी जो था ना, उस शिकारी के पास जा करके कहते हैं, कथयति का मतलब कहती है। क्या कहती है? का वार्ता माम अपि विज्ञापय, इन क्या बातें कर रहे हो तो मुझे भी सुनाओ, यानी मुझे भी जानकारी दो, क्या बातें आपके मन में क्या संदेह चल रहा है वो मुझे बताओ। अपि का मतलब भी, विज्ञा ज्ञा का मतलब होता है जानना। लोमड़ी ने क्या कहा? का वार्ता माम अपि विज्ञापन, तुम क्या बात कर रहे हो मुझे भी बताओ। सह अवदत व्याध बोला, अहम मातृस्वस का मतलब मौसी, जो अपनी हिंदी में बोलते हैं मासी, जिसको संस्कृत में बोलते हैं मातृस्वसह का मतलब मौसी। मातृस्व, हे मौसी, अवसरे तुम समागति, यानी तुम अच्छे मौके पर आई हो, यानी अच्छे समय पर आई हो तुम।
मया अस्य व्याघ्रस्य प्राण रक्षिता, यानी मेरे इस व्याघ्र से यानी इस बाघ से मेरी रक्षा करो। परम ऐशो मामे खादितुम हाँ मया अश्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, क्या कहा व्याध ने कि मैंने तो व्याघ्र यानी बाघ की मैंने रक्षा की यानी उसके प्राणों को बचाया, लेकिन परम कम लेकिन ऐशो मामे खादितुम इच्छति, मैंने इसके प्राणों को बचाया, इससे जाल से मुक्त किया, लेकिन यही मुझे खाने की इच्छा रख रहा है। तदनंतरम स लोमशिकाये निखिलाम कथाम निविदे, निखिलाम का मतलब होता है सारी। इसके अंतराल में उस लोमशिका ने यानी उस लोमड़ी ने सारी कथा तदनंतर स लोमशिकाये निखिलाम कथाम निविदित, यानी उस लोमड़ी ने उस व्याध से चंचल नामक शिकारी से सारी कथा को जान लिया और उस व्याध ने भी उस लोमड़ी को सारी कथा बता दी। इस तरह से हुआ था, इस तरह से उस चंचल नामक व्याध ने इस लोमड़ी को सारी कथा सुना ली। फिर क्या हुआ, लोमशिका चंचलम अकथयतम, लोमशिका ने सारी बात सुनी कि क्या क्या हुआ था। फिर चंचल से वो बोली क्या, बाढ़म, बाढ़म अव्यू शब्द, बाढ़म का मतलब होता है अच्छा, बाढ़म का मतलब होता है अच्छा यानी ठीक है, तुम जाल प्रसार, तुम जाल को फैलाओ। लोमड़ी बड़ी दिमाग वाली थी, बड़ी चतुर थी, उसने कहा कि हे व्याध तुम जाल को पसारो यानी जाल को फैलाओ। पुनः सा जालम, उस लोमड़ी ने उस चंचल नामक व्याध से कहा कि हे शिकारी तुम जाल को पुनः वापस फैलाओ। पुनः जाल को उसने वापस, तुम जाल प्रसाय पुनः सा व्याघ्रम अवत केन प्रकारेण तुम एतस्मिन जाले बद्ध, क्या कहा उस लोमड़ी ने कि तुम उस जाल को वापस फैलाओ और कहना उस व्याघ्र को, व्याघ्र का मतलब उस बाघ को कहना तुम एतस्मिन जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, तुम इस जाल में बंद कैसे थे वो मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, ऐसा उस लोमड़ी ने कहा। व्याघ्र मतलब लोमड़ी बड़ी चतुर थी, किस तरह से वो उस व्याध यानी शिकारी के चंचल के प्राणों की रक्षा करना चाहती थी और वास्तव में अंत में उसने अपने उसके चंचल शिकारी के उसने प्राण बचाए बड़ी दिमाग से। तो फिर क्या कहा उस लोमड़ी ने कि तुम कैसे जाल में बद्ध थे, हम प्रत्यक्ष, मैं यानी रूबरू होना चाहता हूँ, मैं प्रत्यक्ष मैंने साक्षात मैं अभी देखना चाहती हूँ। द्रष्टुम इच्छामि यानी मैं देखने की इच्छा रखती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम दर्शितुम तस्मिन जाले प्रविश, व्याघ्र तो व्याघ्र ही होता है, वो जंगल का राजा जरूर होता है लेकिन इतना उसके दिमाग नहीं होता है। व्याघ्र वो सारी वृत्तांत का मतलब सारी घटना सुन करके वो प्रदर्शन दिखाने के लिए वास्तव में कैसे जाल में बंद था यूँ करके वो वापस जाल में प्रवेश हो गया, उसने जाल में वापस प्रवेश कर लिया। लोमशिका पुनम अकथय, लोमशिका ने और कहा पुनः यानी फिर से क्या कहा, संप्रति अभी पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शय, तुम अभी पुनः यानी बार बार कूद करके भी बताओ कि वास्तव में कैसे अंदर फंसे थे, किस तरह से आपके साथ हुआ था ये। पुनः कुर्दन यानी बार बार कूद करके भी मुझे दर्शय यानी दिखाओ। कृत्वा यानी कृ धातु त्वा प्रत्यय, क्या कहा लोमशिका ने कि पुनः अभी तुम पुनः कुर्दन कृत्वा दर्शय, बार बार कूद करके भी मुझे भी बताओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही आचरण किया जैसा कि लोमड़ी ने कहा था। वापस शेर वो बाघ जो था अंदर जाल के अंदर फंस गया और अंदर उछल कूद करने लगा। अनारतम, अनारतम का मतलब लगातार, अनारतम कुर्दनेन शह श्रांत अब, शांत का मतलब थकान होती है ना, थकान। अनारतम कुर्दनेन सह श्रांत अब यानी रेगुलर यानी लगातार कूदने से वह व्याघ्र थक गया यानी बाघ थक गया। फिर क्या था, जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत सन निसहायो भूत्वा तत्र अपद, व्याघ्र बहुत कूदा अंदर, उछल कूद करने से जाल में जो बद्ध था न बाघ, व्याघ्र क्लांत हो गया यानी बहुत ही थक गया, बहुत ही परेशान हो गया। सह निसहाय यानी बिना सहारे के भूत्वा, भू धनत्वा प्रत्यय, भू का मतलब तो होना, बिना सहारे के हो गए, तत्र वहाँ अपतत यानी उस जाल में गिर गया, कोई सहारा नहीं हो, ऐसे थक हार करके चूर हो गया, थकान से चूर हो गया और उस जाल में गिर पड़ा। प्राणा भिक्षामी, प्राण धन भिक्षा धन, ईव का मतलब सामान्य प्राणों की भिक्षा यानी प्राण की इच्छा रखने वाला यानी अपने प्राणों को बचाने वाला।
च अयाचद यानी प्राणों को बचाने की उसने याचना की कि हे लोमड़ी मुझे बचाओ, हे शिकारी मुझे बचाओ, यूँ करके उसने बार बार याचना की, अपने प्राणों को बचाने की उसने याचना की। प्राण भिक्षामीव, ये प्राणों को बचाने की उसने याचना की। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका ने व्याघ्रम अवदत ने उस बाघ से कहा, व्याघ्र से क्या कहा? सत्यम त्वया भणितम, यानी तुमने सही ही कहा है। बाघ को क्या कहा? सत्यम त्वया भणितम, भणितम का मतलब कथ्यतम, कथयति यानी वो कहा, या सत्यम त्वया भणितम यानी तुमने सत्य ही कहा। क्या कहा? सर्व स्वार्थम समीयते, यानी सब कुछ स्वार्थ से ही सिद्ध होता है। पूरी दुनिया स्वार्थ से ही चल रही है, हर व्यक्ति में, हर इंसान में, हर जीव में अपना अपना स्वार्थ छिपा होता है और उसके स्वार्थ का उसको फल मिल गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को आप धोखा दोगे तो आपको धोखा ही मिलेगा। इसलिए कहा है कंटके ने कंटकम, कांटों से कांटा निकलता है। ये शेर कांटा था तो इसने कांटे का ही उपयोग करके इसी को वापस इस जाल में बंद किया और ये अंदर बंद का मत रह गया, ये शिकार भी चला गया, ये लोमड़ी भी चली गई। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ हमें धोखा नहीं देना चाहिए। अगर अच्छा करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा, है ना। ये आप शब्दार्थ देख लेना, व्याध शिकारी, स्वीक्यम स्वयं, दौर्भाग्यम, है ना, वृद्ध बंधा हुआ, पलायनम पलायन करता हुआ, ये सारे जो शब्दार्थ थे, एक कथा को भरना है ना, उस कथा को भी पूरा कर लेना। और छोटे छोटे एक पदेन वाले प्रश्न है, जैसे कि एक पदेन वाले प्रश्न कौन कौन से हैं? व्याध से नाम की मासित, व्याध का शिकारी का क्या नाम था? चंचल, चंचल व्याध कुत्र दृष्टवान, यानी चंचल ने उस बाघ को कहाँ देखा? जाले। कस्में किमपि कार्यन अकार्यन, किसमें अकार्य नहीं होता यानी शुद्धार्थ, यानी भूख में भी कोई अकार्य नहीं होता। भूखा व्यक्ति कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है, तो यहाँ पे आएगा शुद्धार्थ। ये बद्री गुलमाना पृष्ठे कहाँ नीलना आस्ती, यानी बैर की झाड़ी के पीछे कौन थी? लोमशिका। सर्वम किम समीते, सर्वम स्वार्थम समीते, निसहाय व्याध किम अयाचद, यानी निसहाय यानी बिना सहारा होकर बाघ ने क्या याचना की थी? प्राण भिक्षा में, अपने प्राणों को बचाने की उसने याचना की थी। और वो मंजूषा से कथा को पूर्णा, कथा जो भरनी है, और किसने किससे कहा था, है ना। ये छोटे छोटे प्रश्न, एक पदन वाले ये सारे प्रश्न करना। और ये गद्यांश है जिसका प्रसंग से हिंदी भावार्थ देना। प्रसंग तो आप जानते ही हैं, ये प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा के पंचम पाठ से लिया गया है ना। पाठ का नाम और किस तरह से इसमें हमें अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और बुरों के साथ बुरा व्यवहार करना है। अच्छे के साथ करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे के साथ करोगे तो बाघ को मिला वैसा ही मिलेगा। आगे का बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट टाइम मैंने आपको 11.2 कंप्लीट करवा दी थी, ठीक है। अब आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 11.3। 11.3 पढ़ने से पहले इसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा रही हूँ। जिसमें पहले तो हमने जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्टेप के फॉर्मूले यूज़ किए थे, ठीक है। उसमें रोम्बस और ट्रेपेजियम एक्सेट्रा, ठीक है, क्वाड्रिलेटर, ये सब। अब आपके नेक्स्ट है 3D शेप, मतलब जिसमें हाइट भी मेजर हो रही है। मतलब 3D शेप में कौन 3 डायमेंशन मतलब इसमें 3 डायमेंशन, पहले जिसमें लेंथ और ब्रीथ हो रही थी, ठीक है। अब आपके 3 डायमेंशन आ रहा है। 3 डायमेंशन का मीन्स यहाँ पर जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, ठीक है। तो ऐसे स्टेप से अब इसमें कुछ फॉर्मूले लिखवा रही हूँ मैं, तो देखना। ऐसे क्यूबॉइड के बारे में तो आप जानते ही हो कि कितने फेसेस होते हैं, कितनी एज होती है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूले, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है आपके क्यूबॉइड का। जैसे क्यूबॉइड शेप है, क्यूबॉइड में भी आपके उसमें भी आपकी टोटल सरफेस एरिया, ये सब फॉर्मूले होंगे। वॉल्यूम भी होगा इसमें, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया होगा, लेटरल होगा, तो ये सब फॉर्मूले आपको 1 बाय 1 लिखवा रही हूँ। जैसे क्यूबॉइड शेप, क्यूबॉइड में आपको एक एग्जांपल के थ्रू पता है। जैसे बुक होती है, इसमें जैसे आपके क्लासरूम होता है, ठीक है, आपका जैसे रूम, ठीक है। अब रूम में क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं। जैसे इसमें टॉप और बॉटम को भी ऐड करते हैं। जैसे रेक्टेंगल शेप में क्या होता है, 4 साइड ही होती है,
2 लेंथ और 2 ब्रीथ होती है, 2 लेंथ और 2 ब्रीथ होती है, बट उसमें क्यूब और क्यूबॉइड शेप में क्या होता है 2 फेसेस और ऐड हो जाते हैं, मतलब उसमें तो 4 ही होते हैं पर इसमें 2 फेसेस और ऐड हो जाते हैं, तो मतलब टॉप और बॉटम मतलब सीलिंग भी ऐड हो जाती है और फ्लोर मतलब फ्लोर वाला पार्ट भी ऐड हो जाता है, फर्श वाला, ठीक है। तो इसमें टोटल 6 फेसेस हो गए, ठीक है, 6 फेसेस कंप्लीट हो गए। अब इसमें आपको इसका टोटल मतलब इसका टोटल पूरा सरफेस एरिया मतलब 6 फेसेस का, जैसे किसी भी क्यूबॉइड का अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हो, ठीक है, तो उसमें उन 6 फेसेस का एरिया, अब 6 फेसेस का एरिया कैसे होगा, जैसे ये यहाँ से यहाँ जैसे टॉप टू बॉटम तो आपकी क्या होती है हाइट होती है, ठीक है, ये वाली क्या होती है ब्रीथ होती है, ठीक है, और लेंथ हमेशा ग्रेटर होती है, ब्रीथ से ग्रेटर ही होगी तो ये वाली लेंथ हो जाएगी रूम की, ठीक है। तो इसमें आप भी देखना मेजर करना है तो नीचे, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि और मल्टीपल चॉइस में कभी पूछ भी लें कि इसमें फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होती है, 12 एजेस होती हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं, मतलब कॉर्नर, इसके जो कॉर्नर होते हैं रूम के, देखना आज अपने घर पे कि रूम के जो कॉर्नर होंगे वो देखना वर्टेक्स 8 होंगे, नीचे वाले भी काउंट करना और ऊपर वाले भी काउंट करना, टोटल 8 होंगे, ठीक है। 12 एजेस होगी मतलब साइड देखना कि 12 एजेस ऊपर नीचे वाली सब आप काउंट करना है, ठीक है। और 6 फेसेस मतलब पूरा एक एक, ठीक है, 2 लेंथ होगी, 2 ब्रीथ होगी, फिर ऊपर और ये हाइट होगा, ठीक है। तो ये सब आप आज आप देखना क्लियर। तो इसमें आपकी फर्स्ट है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूले लिखवा रही हूँ पहले आज मैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। जैसे क्यूबॉइड का आपका एक क्यूबॉइड आप फॉर्म डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, डायग्राम ड्रॉ कर देना। ये जो क्यूबॉइड होता है वो कौन सी शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है, बट इसमें 2 फेसेस और ऐड हो जाते हैं, कौन कौन से, हाइट मतलब हाइट हो जाती है, मतलब टॉप टू बॉटम वाला फेस ऐड हो जाते हैं, 6 फेसेस टोटल कितने होते हैं, जैसे यहाँ पर लिख रही हूँ 6 फेसेस, 12 एजेस, साइड वही, और इसमें 8 वर्टेक्स, ठीक है, 8 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, ये चीज़। और सेम एज भी ऐसा क्यूब में भी होता है, क्यूब कौन सी शेप का होता है, स्क्वायर शेप का, क्लियर। तो इसमें टोटल सरफेस फाइंड करना मतलब इसमें, अब इसमें देखना जैसे ये तो क्या हो गई आपके लेंथ हो गई, क्या हो गई लेंथ, ये वाली जो आपकी हो गई है ये वाली, ये हो गई आपकी ब्रीथ, क्या हो गई है ब्रीथ, ठीक है। और यहाँ से ये वाली जो हो गई है वो क्या हो गई है आपकी हाइट, मतलब टॉप टू बॉटम, और ये वाली ब्रीथ हो गई, और ये वाली आपकी क्या हो गई लेंथ हो गई, समझ में आ गया। और जैसे इसको लेंथ को L डिनोट करना है, ब्रीथ को B करना है और H को, अब इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो इसका आपको फॉर्मूला मतलब टोटल 6 फेसेस का एरिया, तो इसका फॉर्मूला होगा 2LB प्लस BH प्लस HM। अगर आप बाई चांस अगर स्कूल अगर ओपन होते हो उसमें आप क्लास में आओगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। अभी तो आप डायरेक्ट लिखो कि इसका अगर टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड का TSA, मतलब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में TSA भी बोल सकते हो, ठीक है। TSA मीन्स क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, आगे लिख देना। तो इसमें क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, मतलब 2 ये कैसे आया तो वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। जैसे LB है तो लेंथ ब्रीथ, इसका मीन्स ब्रीथ हाइट, और HL का मीन्स हाइट एंड लेंथ, ठीक है। वो कैसे फॉर्म हुआ ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी किस टाइप से आया ये मैं आपको क्लास में कभी जब आप आओगे तो मैं आपको ये बता दूंगी, ठीक है। तो ये आपके TSA का फॉर्मूला है, जब भी आपको क्यूबॉइड का TSA फाइंड करना हो तो आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट ऑन करके उसको सॉल्व करना है, क्लियर। अब ऐसे ही नेक्स्ट है आपके इसी में लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इसका मीन्स क्या होता है कि इसमें आपके 4 फेसेस मतलब 4 फेसेस को ऐड करते हैं, इसमें टॉप और बॉटम को ऐड नहीं करते हैं, टॉप और बॉटम को ऐड नहीं करना, ओनली फॉर 4 फेसेस को ऐड करना। और टॉप और बॉटम रिक्वायरमेंट है, अगर क्वेश्चन में अगर आपके दे रखा है कि नहीं सीलिंग को ऐड करो, फ्लोर को ऐड करो, तो वो अलग से हमें एरिया अलग से फाइंड करना होगा। अगर डाय ऐसे दे रखा है कि 4 वॉल, जैसे किसी रूम का
जैसे किसी रूम पे पेंट करवाना है, ठीक है, तो 4 वॉल्स पे ही करवाना है, तो इसके लिए हमें वहाँ पर लेटरल यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा? लेटरल। इसको एक नेम और आप कर सकते हो 4 वॉल्स। इसको आप 4 वॉल्स भी बोल सकते, मतलब 4 वॉल्स का कभी एरिया भी फाइंड करना हो तो वो भी आप इसे इसको अब ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ, इसका अदर नेम है एरिया ऑफ 4। जैसे कभी रूम का 4 वॉल्स का एरिया आ जाए तो भी आपको लेटर वाला ही यूज़ करना है। अगर इस पर्टिकुलर आ जाए कि लेटर सरफेस आए तो वो तो यूज़ करना ही है आपको। तो इसमें आपको लेटर 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड रूम, मतलब रूम कौन सी शेप का होना चाहिए? क्यूबॉइडल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके 2L + B × H। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2L + B इंटू, मतलब 2H L + B भी लिख सकते हो, मतलब H को आगे भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर 2L + B × H, 2H या L + B भी लिख सकते हो, या 2L + B × H, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये लिखना। और ये एरिया फाइंड करें तो इसमें स्क्वायर यूनिटी लगेगी, यूनिट पावर ऑफ 2। तो ये हो गया फॉर्मूला आपके L + B × H, ये क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड का ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान है। इसमें वॉल्यूम भी होता है, वॉल्यूम हम आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं लिखवा रही, ओनली फॉर TA से यही लिखवा रही। अब ये नेक्स्ट आपकी शेप है क्यूब। इसका भी टोटल सरफेस एरिया वही TA से इसका भी होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। अब इसमें भी जैसे इसका भी TA से ही फाइंड करना है, तो इसमें भी आप शेप बना, तो इसमें स्क्वायर जैसा होता है ये, बस इसमें भी अब देखो, इसमें भी आपके 6 फेसेस ऐड होते हैं, ये ध्यान रखना। इसको आप पेंसिल से ड्रॉ करना अच्छे से, ठीक है। तो ये इसमें भी 6 फेसेस, भाई इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मतलब इसमें भी 3 डायमेंशन तो होते हैं, बट इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इन तीनों को काउंट, इनका तीनों का ओवरऑल क्या होता है? साइड होता है। मतलब तीनों की मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम ही होगी, तीनों का मेजरमेंट सेम ही होता है, क्योंकि स्क्वायर शेप है। तो यहाँ पर जैसे ये A है, मतलब ये साइड हो गई, ठीक है, और ये वाली भी साइड हो गई, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये साइड हो गई, ठीक है। उसके बाद ये वाली भी आपके साइड हो गई, मतलब ये हाइट एज है, और ये वाली भी साइड हो गई। तो ये साइड और ये साइड तीनों मिला के ओवरऑल क्या हो गया? मतलब लेंथ और ब्रेथ हाइट होती है क्यूबॉइड में, तो वैसे यहाँ पर तीनों को ए मतलब साइड ही यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर भी आपको इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है, जैसे टोटल सरफेस एरिया है, तो इसको भी आप TA से लिख सकते हो, TA से, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसमें भी वही सेम, इसके जैसे एग्जांपल आपको पता ही है, कौन सा एग्जांपल होगा? जैसे आपने आइस क्यूब ले लिए, ठीक है, डाइस होती है, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे क्यूब शेप के हैं, तो वो आप ध्यान रखना। इसमें भी सेम वही वर्टेक्स वही होते हैं। फेसेस कितने होंगे? 6 फेसेस होंगे, इसे 6 फेसेस, ठीक है। इसमें 12 एजेस होगी और 8 वर्टेक्स होंगे, ठीक है, 8 वर्टेक्स, वही कॉर्नर सेम वही होगा, क्लियर। अब इसमें भी आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा? सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया का। अब इसमें देखना फॉर्मूला है आपके 6 × साइड स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा? 6 × साइड स्क्वायर, मतलब मीन्स कि मतलब 1 फेसेस का एरिया कितना होता है? जैसे स्क्वायर में क्या होता है? 1 फेस का मतलब एक साइड का एरिया कितना होगा? A × A, एक साइड का एरिया कितना है? A × A। तो यहाँ पर कितना होगा? जैसे तो साइड स्क्वायर, इसलिए अब 6 साइड है यहाँ पर, तो 6 × साइड स्क्वायर, ठीक है। इसमें 1 फेसेस का एरिया कितना हो गया? साइड इंटू साइड, तो इसलिए साइड स्क्वायर हो गया। और 6 इंटू, इसको आप और करके ये भी लिख सकते हो 6A², ठीक है। अगर ये चीज़ ध्यान रहे तो ये A मीन्स वही, A मीन्स यहाँ पर क्या? साइड, ठीक है। इसका मतलब पहले यहाँ पर इसको आपको पहले स्क्वायर करना होगा, देन उसके बाद आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लो फिर स्क्वायर करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। पहले आपको स्क्वायर करना है, देन इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसे ही आपको इसमें भी इसी का नेक्स्ट फॉर्मूला लेटरल, इसमें भी लेटरल, इसमें भी 4 फेसेस का अगर यूज़ करते हैं तो
इसको मतलब लेटरल को भी आप LSA भी बोल सकते हो, ठीक है। पहले वाले में भी लिख देना LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। और इसको एक नेम और मैंने आपको बताया ही है, एक नेम मैंने आपको बताया 4 वॉल्स ऑफ, यहाँ पर आगे लिख देना एरिया ऑफ, ठीक है। 4 वॉल्स ऑफ क्यूब रूम, कौन सा क्यूबिकल, वही क्यूब रूम या क्यूबिकल रूम, ठीक है। तो इस टाइप से क्यूबिकल रूम हो गया। अब इसका फॉर्मूला आपको इसमें भी 2 फेसेस कम कर देते हैं, जैसे वही टॉप और बॉटम वाला ही कम करना है, इसमें भी अलग से अगर फाइंड करना हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जैसे आपको ये करना है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, अब इसमें जैसे 6a² तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4a², इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4a², मीन्स 4 साइड ही यूज़ करनी है, 4 फेसेस का यूज़ करना है, ठीक है। तो 4a² या 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपके दोनों फॉर्मूले लेटरल एंड टोटल सर्फेस TSA और LSA, ठीक है। अगर इसका 4 वॉल्स आए तो वही फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट है सिलेंडर शेप है, सिलेंडर का फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन 8 पढ़ रहे थे वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स, जिसमें हमने वुमेन्स के बारे में पढ़ लिया था, कास्ट के बारे में भी ऑलमोस्ट अपना हो गया था, कौन कौन से रिफॉर्म्स चल रहे थे, कौन कौन रिफॉर्मर इसके लिए वर्क कर रहे थे। और लास्ट जो हम पढ़ रहे थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ रहे थे कि उन्होंने अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की जो फीलिंग्स थी लोगों के माइंड में, उसको दूर करने के लिए क्या क्या उन्होंने प्रयास किए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं उन्हीं के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में दे रखा है, उसी में से एक लास्ट पैराग्राफ बच गया था, उससे हम कंटिन्यू करते हैं। बाय 1927 अंबेडकर हैड डिसाइडेड टू लॉन्च एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। क्या दे रखा है यहाँ पर, 1927 में अंबेडकर ने क्या डिसाइड किया कि वो एक मूवमेंट आंदोलन लॉन्च करेंगे किसके अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत के विरोध में एक आंदोलन वो लॉन्च करेंगे। He began with public movement and marched to open up public drinking water resources. He also began a struggle for the right to enter Hindu temples. He led a satyagraha in Mahad to fight for the right of the untouchable community to draw water from the main water tank of the town. अब देखो किसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे, तो मैंने ये चीज़ आपको बार बार समझाई है और बताई भी है कि पहले जो 4 कैटेगरी डिवाइड कर रखी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, तो उसमें क्या होता था, ब्राह्मण वर्ग को उच्च वर्ग का माना जाता था, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर लास्ट में शूद्र आ जाते थे। तो उस समय इतना मतलब कि उन लोगों के ऊपर, शूद्राज वर्ग के जो लोग थे उनके ऊपर इतने सारे प्रोहिबिशंस लगा रखे थे, प्रतिबंध लगा रखे थे कि अगर जिस कुएं से ब्राह्मण वर्ग के लोग पानी भर रहे उस कुएं से शूद्र वर्ग के लोग पानी नहीं भर सकते थे। इवन जिस मंदिर में ब्राह्मण लोग जा रहे हैं वहाँ पर शूद्र वर्ग के लोग नहीं जा सकते थे, जहाँ पर बैठ के ब्राह्मण वर्ग के लोग खाना खा रहे हैं वहाँ पर शूद्र वर्ग के लोग नहीं खा सकते थे, जिस रास्ते से ब्राह्मण वर्ग के लोग जा रहे हैं उससे शूद्र वर्ग नहीं जा सकते थे। अगर जाते तो बहुत बार ऐसा कहा जाता था कि वो अपने पीछे कहते थे कि झाड़ू बांधकर और ऐसे जाते थे, तो जैसे जैसे वो चलते थे तो उनके पाँवों के निशान उस झाड़ू से वापस क्या हो जाते थे, साफ होते रहते थे। इतने सारे प्रतिबंध लगा रखे थे। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था, जो उन्होंने अनटचेबिलिटी के लिए मूवमेंट लॉन्च किया था उसमें क्या था, ओपन अप पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी पब्लिक रिसोर्सेज है ड्रिंकिंग वाटर के, चाहे कुएँ हो, हैंडपम्प हो, उस समय जो भी यूज़ होते थे तो उनको सभी के लिए ओपन किया जाए, यानी कि ब्राह्मण वर्ग भी उसमें से पानी भरे, क्षत्रिय भी भरे, शूद्रास भी भरे और वैश्य वर्ग भी भरे उसके लिए। उसके अलावा उन्होंने एक स्ट्रगल किसके लिए स्टार्ट किया था, हिंदू टेम्पल्स में सिर्फ ब्राह्मण वर्ग ही नहीं जाए, अदर कास्ट के लिए भी उसको ओपन किया जाए और लोग जाए उसमें। यही प्रभुत्व नहीं रहे कि ये ब्राह्मणों का ही मंदिर है, इसमें ब्राह्मण वर्ग के लोग ही आ सकते हैं।
ही लेड सत्याग्रह इन महाड़ टू फाइट फॉर द राइट ऑफ अनटचेबल कम्युनिटी। इसके लिए उन्होंने महाड़, एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, अनटचेबल कम्युनिटी, जो भी छुआछूत समुदाय था उसके लिए पानी के पीने के पानी के लिए और टेम्पल के लिए, इसके लिए उन्होंने ओपन मूवमेंट लॉन्च किया था, जिसमें सभी लोगों ने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के लिए, जिसमें अपन ने बात की थी ना, सेल्फ स्वाभिमान को बचाने के लिए प्रयास किया था और आगे आए थे। और धीरे धीरे इनके प्रयासों से ही क्या हुआ था, ये जो अनटचेबिलिटी की जो फीलिंग्स है वो लोगों के माइंड से हट गई थी। उसके बाद कहा जाए तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट राइट दे रखा है आप लोगों को, राइट टू फ्रीडम का कह सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, उससे पहले एक दे रखा है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंदर आर्टिकल 17 आता है, उसमें दे रखा है प्रोहिबिटेड टू अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का अंत किया जाता है। और वहाँ पर छुआछूत के लिए अस्पृश्यता वर्ड का यूज़ किया गया है। अस्पृश्य जिसको अपन छूते नहीं है, जिसके लिए अपन भेदभाव करते हैं, तो वहाँ पर क्लियरली लिख रखा है कि इनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इन वर्ग को जब लो कास्ट का माना जाता था, लोग इनको बुरी नज़र से देखते थे, तो जब महात्मा गांधी ने भी इनके लिए प्रयास किया था तो महात्मा गांधी ने इनके लिए एक पर्टिकुलर अच्छा वर्ड दिया था, जिस वर्ड को क्या बोलते हैं, हरिजन। हरिजन का मीन्स क्या होता है, जो भगवान के जन। हरि का मतलब क्या होता है, भगवान, और जो भगवान के जन, यानी कि उनको भी अच्छे नाम से पुकारा जाने लगा। अब उसके बाद से सभी उनको उसी नाम से पुकारते हैं और कोई भी किसी भी प्रकार की छुआछूत को लेकर भेदभाव नहीं करता। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे क्या दे रखा है। अब देखो, जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड की गई थी अनटचेबिलिटी के लिए, जो एक्ट बना था 1955 में, उसमें कौन कौन से प्रोहिबिशंस, कौन कौन से प्रतिबंध अनटचेबल यानी कि जो छुआछूत वर्ग के अंदर जो लोग आते थे उनके प्रति लगा रखे थे। कौन कौन से प्रतिबंध है वो किसके अंदर दे रखे हैं, एक्ट 1955 के अंदर। उसके अंदर देखते हैं अपन, फर्स्ट दे रखा है प्रोहिबिशंस फ्रॉम ईटिंग विथ अदर मेंबर्स। क्या दे रखा है कि वो दूसरे लोगों के साथ खाना नहीं खा सकते थे, यानी कि खाना वर्जित था। इवन इतना भी था कि बहुत बार ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के लोग जब खाना खा लेते थे तो उनका जो झूठा बचा हुआ होता था वो खाना शूद्र वर्ग के लोगों को दिया जाता था। इतने प्रतिबंध उनके ऊपर लगा रखे थे। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है प्रोविज़न ऑफ सेपरेट कप्स इन विलेज टी स्टॉल। अगर वो पर्टिकुलर किसी टी के स्टॉल पर जाकर चाय भी पीते थे तो उनके लिए अलग से चाय के कप और ये रख रखे होते थे कि जिस चाय के कप से हाई कास्ट के लोग पीते हैं उनसे उन लोअर कास्ट के लोगों को चाय नहीं पिलाई जाती थी। सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट एंड यूटेंसिल्स इन रेस्टोरेंट दे रखा है। रेस्टोरेंट में भी वो खाना खाने जाते थे तो यूटेंसिल्स का मतलब जो बर्तन होते थे होटल में, रेस्टोरेंट में, वो भी उनके लिए अलग रखे जाते थे। सेग्रीगेशंस इन सिटिंग एंड फूड अरेंजमेंट एट विलेज फंक्शन एंड फेस्टिवल। उसके अलावा गांव के कोई भी त्यौहार होते थे, कोई भी फंक्शंस, कोई कार्यक्रम होता था तो उसके लिए जो खाने को लेकर और सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता था तो 3 वर्गों का अलग किया जाता था। 3 वर्ग में भी वापस ब्राह्मण वर्ग को सबसे ऊपर रखा जाता था और शूद्र वर्ग का जो सिटिंग अरेंजमेंट होता था वो अलग रखा जाता था। प्रोहिबिशंस फ्रॉम एंटरिंग प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप। पब्लिक वर्शिप का मतलब कह सकते हो आप टेम्पल्स, वहाँ पर भी उनका जाना क्या था, वर्जित था या प्रतिबंध लगा हुआ था। प्रोहिबिशंस फ्रॉम वियरिंग सैंडल्स फॉर होल्डिंग अम्ब्रेला इन फ्रंट ऑफ हायर कास्ट मेंबर्स। उसके अलावा क्या दे रखा है कि वो लोग चप्पल भी नहीं पहन सकते थे और उसके अलावा अम्ब्रेला को भी हाई कास्ट का कोई पर्सन उनको मिल गया उनके सामने वो अपनी छाता को भी नहीं खोल सकते। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जब भी आप छाता पकड़ते हैं, अब तो हम देखते हैं हमारे पास बहुत स्मॉल साइज के अम्ब्रेला आ गए हैं, लेकिन पुराने ज़माने के अगर आपने अम्ब्रेला कभी देखे हो तो लार्ज साइज के होते थे। जब भी उनको पकड़ते तो उसकी परछाई सामने वाले के ऊपर गिरती थी। तो वो लोग क्या करते थे, शूद्र वर्ग के लोगों की परछाई भी अपने ऊपर नहीं गिरने देते। एक रीज़न उनका ये भी हो सकता है कि इसीलिए वो उनको अम्ब्रेला भी अपने सामने नहीं ओपन करने देते थे। नेक्स्ट दे रखा है एंटरिंग अदर कास्ट होम, कि वो दूसरे कास्ट वालों के कभी घर भी नहीं जा सकते थे। नेक्स्ट कॉमन विलेज पाथ दे रखा है, मतलब कि उस रास्ते से नहीं जा सकते। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जिस रास्ते से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के लोग जाते हैं उस रास्ते का यूज़ वो लोग नहीं कर सकते थे। अगर करते थे तो ऐसा कहा जाता था कि उनकी कमर में झाड़ू रस्सी के थ्रू ऐसे कुछ बांधा जाता था, तो जैसे जैसे वो चलते थे तो उस झाड़ू से वापस उनके पाँवों के जो निशान थे वो हटते जाते थे।
सेपरेट बरियल सेरिमिशंस ग्राउंड। उसके अलावा अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको जलाने के लिए या दफनाने के लिए जो शमशान होता है उसको भी अलग बनाया गया था। उसके अलावा एसेनिंग कॉमन पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड रिसोर्सेज, वेल, पॉन्ड्स, टेम्पल, इन सब के लिए भी वो क्या थे, प्रतिबंधित थे। जिस कुएं से, जिस हैंडपम्प से और जिस पॉन्ड से उच्च वर्ग के लोग पानी भरते थे, निम्न वर्ग के लोग वहाँ पर पानी नहीं भर सकते थे। सेपरेट सिटिंग एरिया ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, स्कूल में भी बच्चों के साथ भेदभाव किया जाए। जहाँ पर सिखाया जाता है कि हमको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, वहाँ पर उन बच्चों के लिए जो अनटचेबल से रिलेटेड होते थे उनका सिटिंग अरेंजमेंट भी अलग किया जाता है। अब देखो एक सिंपल से यहाँ पर एक थिंकिंग आ जाती है हम लोग के माइंड में, जिन बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है उनको स्कूल में किस तरह से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उनके साथ वहाँ पर भी टीचर्स वो भी तो हाई कास्ट से बिलोंग करते होंगे, तो वो उनके साथ वैसा ही बिहेवियर करेंगे। क्योंकि इतना सारा जो समाज में इतना बुरा व्यवहार उनके साथ करें तो स्कूल में भी उनके साथ बुरा व्यवहार ही उनके हो सकता है उनकी तरफ कोई प्रॉपर एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं देता होगा। उनकी सीटिंग अरेंजमेंट अलग है तो वो बच्चे पढ़ रहे तो पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे तो नहीं पढ़ रहे, तो ये प्रॉब्लम भी उनको फेस करनी पड़ती होगी। सोशल बाइकाट बाय अदर कास्ट फॉर रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, क्या दे रखा है, सोशल बाइकाट। सोशल बाइकाट का मतलब क्या होता है, सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना। बाइकाट का मतलब होता है बहिष्कृत करना। अदर कास्ट फॉर रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, अगर वह अपने कार्यों को अच्छे प्रकार से नहीं करते हैं तो उनके समाज से भी मतलब कि इस प्रकार से प्रतिबंध लगाया गया था कि उनको सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दे। सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने का मीन्स ये होता है कि समाज के कोई भी काम होते हैं तो उसमें उन पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना जिसको सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया। चाहे कोई फेस्टिवल हो, फंक्शन हो, किसी की शादी हो, कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें उन पर्सन को इनवाइट नहीं किया जाता। अब तो ऐसी बाध्यताएं नहीं है थी हमारे समाज में, लेकिन आप अपने घर पर कभी डिस्कस करना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में कि किसी व्यक्ति को अगर समाज से बाहर निकाल दिया जाता है तो उन पर कितने प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आता है ये सोशल बाइकाट। हो सकता है आपकी बुक में और भी कोई लेसन दे रखा हो, उसमें बता रखा हो, अभी आपकी इतना ही दे रखा है। तो आज के लिए हम ये पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। अनटचेबल से रिलेटेड 1955 के एक्ट में क्या दे रखा था, इसके अंदर लास्ट पॉइंट आता है गुलामगिरी, जो आंदोलन या बुक कह सकते हैं ज्योतिबा फुले के द्वारा चलाया गया था। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 8। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में पार्ट 9 पढ़ेंगे। पार्ट 8 में हमने देखा था जाइगोट से किस तरह से एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है, और अब एम्ब्रियो के बाद हमने छोड़ा था तो अब एम्ब्रियो के आगे का डेवलपमेंट करवा देते हैं। ठीक है, उसमें से पहले एक डू यू नो में एक पैराग्राफ आ गया था IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबीज। उसमें एक लाइन थी कि ये लाइन मैंने आपको अंडरलाइन करने को बोला था कि ये मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए कि बेबीज आर नॉट ग्रोन इनसाइड टेस्ट ट्यूब, ओनली फर्टिलाइजेशन एंड इनिशियल डेवलपमेंट टेक प्लेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये लाइन बोला था। उसके बाद अब आप देखते हैं यंग वंस टू एडल्ट, यानी कि एक छोटा सा बेबी अगर है तो वो एडल्ट में किस तरह से फॉर्मेशन करेगा, ये तो आपको पता है ना। ह्यूमन वाला अगर देखें तो ह्यूमन में तो आपको पता ही, इस तरह से पूरा 9 मंथ्स का टाइम लेता है एक बेबी पूरा फुल्ली मैच्योर या डेवलपमेंट या ग्रोथ होने में। उसके बाद भी उसका डेवलपमेंट होता है, लेकिन ऑर्गन टिश्यूज और ये जो लेवल का डेवलपमेंट होता है वो उसका फीमेल बॉडी या मदर बॉडी के अंदर ही हो जाता है। उसके बाद बर्थ के बाद में जो चीज़ जो इन्फेंट चाइल्ड होता है उसमें वो डेवलपमेंट होकर अपनी ग्रोथ करवा लेता है। यंग वंस टू एडल्ट की बात करें, लेट्स लुक बैक इन 9.1, इट शोज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। द एडल्ट डेवलप्स फ्रॉम द एग इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमने एक लाइफ साइकिल देखा था बटरफ्लाई का, जस्ट लाइक सिल्कवर्म हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। तो सिल्कवर्म में यही था कि एग निकलता है, मलबरी लीव्स पर उसके एग होते हैं, एग से लार्वा निकलता है, वो लार्वा कैटरपिलर कहलाता है। कैटरपिलर से मॉथ बनता है और प्यूपा, जिसको मॉथ या प्यूपा बोलते हैं, और जब उसकी विंग्स आ जाते हैं, पंख आ जाते हैं, तो उसको एडल्ट बटरफ्लाई हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे वैसे ही चीज़ें एग, लार्वा और कैटरपिलर, प्यूपा एंड एडल्ट, ये जो बीच वाली स्टेज होती है कैटरपिलर के बाद की होती है और एडल्ट से पहले की होती है। जब विंग्स नहीं आते हैं तो उस सिचुएशन को हम बटरफ्लाई की वो पोजीशन जिसमें उसके पंख नहीं आए होते तो उसको बोलते हैं प्यूपा। A silkworm also follows the same life cycle in both larva and pupa.
pupa looks very different from the adult. What happens in the case of frog? ये लाइफ साइकिल आप बटरफ्लाई की फॉलो करो एज वेल एज आप सिल्कवॉर्म का भी कर सकते हो। बता दिया मैंने, दोनों जगह एक ही मीन है, दोनों की लाइफ साइकिल यहाँ से ही शुरू होती है और यहाँ पर ही एंड हो जाती है। इन केस ऑफ व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग की लाइफ साइकिल कैसे चलती है? इन केस ऑफ फ्रॉग देयर आर दीज 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। इसकी मेनली इसकी जैसे 4 स्टेज मेन होती है। यहाँ पर देखा जाए तो फ्रॉग की मेनली 3 स्टेज होती है। फ्रॉग का एग से जो बनते हैं वो होते हैं टेडपॉल यानी लार्वा। बहुत ही छोटे छोटे फ्रॉग होते हैं जो तुरंत ही एग से जो निकलते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? फ्रॉग नहीं बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे टेडपॉल या फिर लार्वा। और फिर वो जो लार्वा कन्वर्ट होगी न्यू पूरा फ्रॉग का शेप ले लेता है, उसको हम एडल्ट बोलेंगे। इन केस ऑफ बटरफ्लाई एंड सिल्कवॉर्म इवन इन अ फ्रॉग द टेडपॉल लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। हाउ दिस ड्रास्टिक चेंजेस टेक प्लेस? अगर आप देखो कि एग में से टेडपॉल निकल गया, लेकिन उस टेडपॉल को अगर आपको पता नहीं है कि ये टेडपॉल फ्रॉग का है, तो आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि टेडपॉल फ्रॉग से ही निकला हुआ है, यानी फ्रॉग का एक पोर्शन है या फ्रॉग का एक स्टेज है लाइफ का, क्योंकि वो पूरी तरह से डिफरेंट होता है। यहाँ पे दे रखा है ना, चेंज टेक प्लेस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा और टेडपॉल इनटू एन एडल्ट, तो ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। आपको ये लाइन लिखने से अच्छा है आप क्या करोगे? टेडपॉल लिखो, टेडपॉल लार्वा, और बीच में लंबा एरो करके एडल्ट लिखोगे, उस लंबे एरो के ऊपर आप लिखोगे मेटामॉर्फोसिस। यानी टेडपॉल जो कि बिल्कुल फ्रॉग की तरह नहीं दिखता, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट या ग्रोथ करके एक फ्रॉग बन जाता है या फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, जो एकदम से टेडपॉल को डिफरेंट लेवल पे लेके आ जाता है, फ्रॉग बना देता है। ठीक है, टेडपॉल से फ्रॉग बनने की प्रोसेस जो होती है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अंडरलाइन करना, और आपको क्या करना है? टेडपॉल लार्वा से एडल्ट फ्रॉग लिखोगे, उसके बीच में एरो के ऊपर आप लिख देना मेटामॉर्फोसिस। तो ये नोट्स बनने का तरीका हो गया, आपको लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग दे रखा है। फ्रॉग की लाइफ साइकिल कैसे चलती है हम इसको देखते हैं। बहुत ही अच्छे से दे रखी है यहाँ पे। जैसे फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग से शुरू करते हैं हम। इसने एग्स दिए, इस तरह से एग्स होंगे, इन एग से एम्ब्रियो निकला, क्योंकि आपको पता है टेडपॉल्स क्लिंगिंग टू वाटर प्लांट, ये जो होते हैं ना एक्सटर्नल गिल्स फॉर ब्रीदिंग, ये इसका डेवलपमेंट देखते हैं। होता क्या है एडल्ट फ्रॉग में? आपको पता है कि फ्रॉग के इंटरनल यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। उसमें क्या करता है? मेल गैमेट भी बाहर छोड़ता है, फीमेल गैमेट भी बाहर छोड़ता है, और दोनों का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो ये चीज़ इसने एग दिए, अब क्या होगा? ये एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हुआ और क्या बन गया? एम्ब्रियो। अब क्या होगा? यहाँ पे जैसे ही एम्ब्रियो बन गया, ये चीज़ इसमें इस तरह से कन्वर्ट होगी। टेडपॉल क्लिंगिंग टू वाटर प्लांट, वाटर प्लांट के ऊपर ये फ्रॉग के जो एग्स थे वो टेडपॉल में कन्वर्ट हो गए आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये कन्वर्ट होने के बाद इनमें एक ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा फॉर ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि ये अभी कहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं? वाटर के अंदर। तो पानी में सर्वाइव करने के लिए इनके अंदर एक ऑर्गन बन जाते हैं, और वो है गिल्स। गिल्स ही होते हैं जिनकी वजह से पानी में वो सांस ले पाते हैं, ब्रीदिंग कर पाते हैं, क्योंकि गिल्स का काम है H2O में से O2 और H2 को अलग करना। तो ये चीज़ यहाँ पर इनके अंदर टेडपॉल में क्या बन गए? गिल्स बन गए। टेल कीप्स ऑन ग्रोइंग। अब इन्हीं टेडपॉल के अंदर पीछे से ऐसा लॉन्ग पोर्शन बनेगा जिसको हम टेल के थ्रू समझ सकते हैं कि ये जो लॉन्ग पोर्शन बन रहा है वो क्या कह रहा है? टेल। फिर ये चीज़ यहाँ पर आकर इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी जिसमें एक पेयर में लेग्स बनना शुरू होंगे। सबसे पहले जो पैर बनते हैं उनको हिंड लेग्स बोलते हैं। आपको पता है हमारे जो पीछे वाले पैर होते हैं, यानी कि अगर ह्यूमन का पहले वाला रूप देखा जाए, प्रिमिटिव मैन कैसे थे? मंकीज की तरह थे। तो आगे वाले पैर को तो हम फ्रंट लिंग यानी फोरलिंग बोलते हैं, पीछे वाले को हम बोलते हैं हिंड लिंग। तो जो हिंड लिंग जो सबसे पहले बनते हैं फ्रॉग में, ये पीछे की तरफ होते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है? लाइव्स फ्रॉम फूड स्टोर्ड इन द टेल। धीरे धीरे इसकी जो टेल होती है फ्रॉग की, टेल नहीं होती है, वो पीछे वाला जो पोर्शन होता है वो धीरे धीरे ज़्यादा डेवलप होता है। बाद में वापस क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखकर नेक्स्ट स्टेज में बहुत लंबी इसलिए होती है ताकि वो अपना सारा एक्स्ट्रा फूड यहाँ टेल में स्टोरेज करके रखता है। ये स्टोरेज करके रखेगा जहाँ से वो वापस मेटाबॉलिज्म अपनी एक्टिविटी पूरा करेगा और यहाँ से फूड का डाइजेशन करेगा।
तो इसकी टेल शुरू में इसलिए बड़ी होती है। फिर यहाँ पे हिंड लेग्स बने थे, थर्ड स्टेप में यहाँ पर फोर लिम्ब बन जाएंगे। फ्रंट का मतलब होता है फोर लिम्स, फोर लिम्ब बनने शुरू हो जाएंगे। ये आगे वाले दो पैर बन गए, पीछे वाले तो थे ही से। फिर टेल जो होती है वो क्या हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है। इस तरह से ये पूरा यंग फ्रॉग बन गया और ये यंग फ्रॉग वापस एडल्ट बन जाएगा। एडल्ट बनने के बाद वापस एग सीक्रेट करेगा। तो जहाँ से एडल्ट फ्रॉग की लाइफ शुरू हुई थी वहीं पर वापस आ गई। दैट मीन्स ये क्या होता है, साइकिल। साइकिल उसी को तो बोलते हैं जो कंटिन्यू चलता रहता है। अब है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपका जो सेक्सुअल ये रिप्रोडक्शन का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। एनिमल का पढ़ रहे हैं हम, प्लांट का तो पढ़ना ही नहीं। अब ये टर्म आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें प्लांट का पढ़ा था, जिसमें मैंने ये कहा था कि प्लांट में से किसी का भी कोई भी प्लांट हो उसका एक पार्ट होना जरूरी है। एक पार्ट मतलब या तो मेल या फीमेल, दोनों पेरेंट प्लांट रिक्वायर नहीं होते, वहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब एनिमल का पढ़ रहे हैं हम, प्लांट हमारे लेसन में नहीं है। तो एनिमल में भी क्या होता है, इन्वॉल्व फॉलोइंग आर टू वेरी कॉमन मेथड ऑफ सिंगल पेरेंट। अंडरलाइन कर दो सबसे पहले, या फिर इसको अच्छे से ब्रैकेट बना दो छोटा सा, है ना, बुक बिगड़नी नहीं है, ऐसे लिख दो आप, अंडरलाइन करो सिंगल पेरेंट, यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका सिंगल पेरेंट रिक्वायर होता है। मतलब एक सिंगल पेरेंट भी न्यू इंडिविजुअल यानी न्यू ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। अब सबसे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड दे रखा है, बाइनरी फ्यूजनिंग अमीबा। मैं आपको पढ़ने से बेटर है आपको डायग्राम समझा देती हूँ। जैसे ये पेरेंट अमीबा दे रखा है, इस पेरेंट अमीबा में यहाँ पे न्यूक्लियस है, धीरे धीरे क्या हुआ, इलॉन्गेशन ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलॉन्ग हो गया, बड़ा हो गया। फिर डेवलपमेंट ऑफ ग्रूव, बीच में खांचे बनने लग गए। अब ये खांचे या ग्रूव अगर ज़्यादा डेवलप हो जाते तो इस तरह से एक अमीबा से आप देख रहे हो दो अमीबा बन जाएंगे। धीरे धीरे यहाँ पे न्यूक्लियस भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म सब डिवाइड हो जाएगा और फिर यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बन जाएगी। ठीक है, बाइनरी फ्यूजनिंग अमीबा। इस तरह से क्या हुआ, एक पेरेंट अमीबा ने 2 अमीबा बना के रखे। तो यहाँ पर मेल फीमेल की तो जरूरत ही नहीं पड़ी आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक सिंगल पेरेंट चाहिए और इसी सिंगल पेरेंट से आपने 2 अमीबा बनवा दिए। तो ये कौन सा मेथड है, बाइनरी फ्यूजनिंग अमीबा। आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या करोगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेडिंग डाल देना बाइनरी फ्यूजनिंग अमीबा और उसके बाद ये पूरा कंप्लीट डायग्राम बना देना। लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से आप समझ सकते हो। अब क्या लिखा है मैं पढ़ लेती हूँ। मल्टीपल फ्यूजन, रीजनरेशन एंड अदर मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच यू will study in higher class. The method of sexual reproduction is very common in unicellular microscopic organism. The organism start the process by the division of nucleus. ये चीज पहले सबसे पहले क्या हुआ, इस न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, फिर न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एज वेल एज साइटोप्लाज्म में भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से 2 चीज बन जाएगी, यानी 2 डॉटर अमीबा बन जाएगी। फाइनली 2 डॉटर अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट। एक पेरेंट से 2 डॉटर अमीबा बन गए। देन ग्रो इनटू फुल साइज, धीरे धीरे ये भी मैच्योर हो जाएंगे, फुल साइज के बन जाएंगे। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। बाई मतलब 2, बाइनरी फ्यूजन यानी 2 सेल बने, एक सेल से 2 सेल बन गई, इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। तो ये बाइनरी फ्यूजन का एक एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर बर्डिंग इन हाइड्रा। बर्डिंग इन हाइड्रा, ये 7th स्टैंडर्ड में भी ये चीज़ आपने देखी थी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई थिंक ये एग्जांपल 7th में था, आपने पढ़ा होगा। बर्डिंग एमोंगस्ट एनिमल इज कॉमनली सीन इन हाइड्रा। हाइड्रा में एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है और फिर वो धीरे धीरे बर्ड क्या हो जाती है, डेवलप होके न्यू हाइड्रा बना दी। ठीक है, इन दिस एनिमल वन और मोर स्मॉल बल्ब लाइक आउटग्रोज और बल्जेस आर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी। ये हाइड्रा देख रहे हैं, पढ़ने से अच्छा डायग्राम पहले देख लेते हैं। हाइड्रा दे रखा है, इस हाइड्रा में क्या हुआ, या तो आप किसी बर्ड को अलग करके न्यू हाइड्रा बनाओ, ये भी कर सकते हो, या फिर ये डायग्राम से आप देख रहे हो बर्ड बन जाती है, बर्ड से नया हाइड्रा बन जाता है और यहाँ पे 2 पार्ट डिवाइड होकर इस तरह से न्यू हाइड्रा बन गया। हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसके पीछे एक चार्ट भी आ रहा है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा लिंग निर्धारण, लड़का या लड़की किस प्रकार होते हैं। आज देखिए कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। जो कीट और मेंढक का जीवन चक्र हमने देखा,
एक तो रेशम कीट का भी देखा और मेंढक का भी देखा। आप रेशम के कीटों में मेंढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ चुके हैं। इल्ली को वयस्क शलभ बनने तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। जो इल्ली होती है वह वयस्क किस प्रकार बनती है, उसका एक जीवन चक्र है। वह जीवन चक्र अपन ने 7th क्लास के अंदर पढ़ा था। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। इसी प्रकार टेडपोल को भी वयस्क मेंढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। टेडपोल बना था ना, वह भी कैसे बना था हमने देखा था अध्याय 9 के अंदर। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, कायांतरण। लार्वा से वयस्क बनने की क्रिया कायांतरण कहलाती है। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। जो कीटों में इसका जो नियंत्रण होता है कीट हार्मोन के द्वारा होता है। मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक होती है। आयोडीन हम भी खाते लेते हैं जैसे नमक में। यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकता। जिस जल के अंदर टेडपोल वृद्धि करता है वयस्क बनता है, अगर उसके अंदर आयोडीन नहीं है तो वह वृद्धि नहीं करेगा। यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या होगा, थायरॉक्सिन की कमी के कारण गाइटर हो जाएगा। हम कहते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाओ। आयोडीन युक्त नमक अगर हम उपयोग में नहीं लेंगे तो हमें भी गले का गाइटर रोग हो जाएगा। अब देखिए, जननात्मक स्वास्थ्य व्यक्ति का कायिक और मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। स्वास्थ्य की एक परिभाषा है। व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार का उपयोग हमें करना चाहिए। संतुलित आहार किसे कहते हैं, जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो। व्यक्ति को वैयक्तिक स्वच्छता और सफाई का नियमित रूप से पालन और पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। हमें साफ सफाई, हमारे शरीर की साफ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए और हमें हल्के व्यायाम वगैरह एक्सरसाइज वगैरह भी करने चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें भी आवश्यक होती है, क्योंकि किशोरावस्था में इन सबको ध्यान में रखकर हमें संतुलित भोजन करना, व्यायाम करना आदि का बराबर ध्यान रखना होता है। किशोर की पोषण आवश्यकताएं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए, संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश, यानी कि पोषक तत्व। ये सभी भोजन के घटक के पोषक तत्व, इन सब की मात्रा उस भोजन के अंदर होना चाहिए। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जियां होती, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। देखो, दूध सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फल भी हमें पोषक देते हैं। शिशु को माँ से दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिनकी उन्हें जरूरत होती है। अब देखो, लोह तत्व, लोह यानी कि आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है। यह क्या करता है, रुधिर का निर्माण। तथा लोह प्रचुर खाद्य जैसे पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा इत्यादि, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य। इन्हें खाने से हमें लोह तत्व मिलते हैं, जैसे क्या क्या, मांस, संतरा, गुड़, सब्जियां, पत्तीदार सब्जियां हैं, गुड़ हैं, आंवला है। अच्छा, आपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच की है। क्या भोजन संतुलित और पोषक है? इनमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से? दूध, मांस, नट, दाल, ठीक है ना, जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं। इनमें वसा और शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा को प्रदान करते हैं। फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है? जो हम रक्षी भोजन है, चिप्स पैक किए हुए या डिब्बाबंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें पोषक मात्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। देखिए, आजकल हम जो भोजन कर रहे हैं, चिप्स वगैरह, है ना, तो इनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पोषक तत्व नहीं है। ये सिर्फ टेस्ट के हिसाब से हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, सब्जियां, मांस, फल, दूध, अंडे, खाद्यान्न, इन पोषकों का उपयोग हमें भोजन के रूप में करना चाहिए। अब देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। हमें डेली नहाना चाहिए।
यह किशोरों के लिए भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। जो हमारे जो त्वचा होती है उसके अंदर भी छोटे छोटे छेद होते हैं, यानी अगर उनके अंदर मेल भर जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें उनको बराबर डेली हमें नहाना पड़ता है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोकर करना चाहिए। यदि सफाई नहीं की गई तो जीवाणु संक्रमित होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन का उपयोग, है ना, घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार 4-5 घंटे में नैपकिन घर पर तैयार कर पैड को बदलें। यह लड़कियां विशेष तौर से ध्यान रखें इन बातों को। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बार जो आज पढ़ा है उसकी रीडिंग करके उसको याद कर लेंगे। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि अपन लास्ट टाइम अपन पढ़े थे बीजी व्यंजक एवं सर्वसमीका, जिसके अंदर मैंने आपको एक सर्वसमीका के बारे में बताया था। आज मैं आपको दूसरी सर्वसमीका के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपको एक सर्वसमीका मैंने बता दी, दूसरी सर्वसमीका के बारे में बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना है। दूसरी अपनी जो सर्वसमीका है वो है a माइनस बी, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना कि देखना इसके अंदर a माइनस बी, यहाँ पे भी a माइनस बी, दोनों के बीच में क्या है, घोड़े का निशान है। इसका मतलब इसके जो बाहर घात एक है, यहाँ पे भी एक घात एक है, तो दोनों घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। घात और घातांक के नियम में होता है कि जब आधा आकार में होते हैं और बीच में घोड़े का निशान होता है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे आपके होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। कल मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में बताया था। इसी प्रकार देखो, अगर इसको मैं खोलूं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान से रखना। अब देखो ये होगी नॉर्मल बात। अब बात करते हैं अपन इसके रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसकी a का गुणा मैं a से करूंगा, इसका गुणा मैं इससे करता हूँ, मतलब a का गुणा मैं a से करूंगा, a का गुणा मैं b से करूंगा, b का गुणा मैं a से करूंगा, b का गुणा मैं b से करूंगा, तो लास्ट में पूरा आंसर जो आएगा वो आंसर ये आएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल बता देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल सुन लेना, समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया x और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x की जगह क्या है, a की जगह क्या रखना है x, b की जगह क्या रखना है 5, और दोनों का मान इसके अंदर रखना है। देखो मैं हल कर रहा हूँ, a की जगह रख रहा हूँ मैं x और b की जगह रख रहा हूँ 5, दोनों के मान इसके अंदर रख रहा हूँ, क्योंकि a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में इसको रखना है। देखो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर, a कितना x है, x का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का 2 a इंटू b, ये a और इंटू b, a का मान कितना है x इंटू b का मान कितना है 5। आगे देखो फिर प्लस का प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 5 का स्क्वायर, क्लियर। आगे देखना x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे देखो माइनस की 2 है, दो संख्या कौन सी है, तीनों का गुणा हो रहा है आपस में, तो 2 का गुणा में 5 से करूंगा 10 और x का x और कोई x नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्लस का प्लस 5 का स्क्वायर क्या करूंगा, 5 इंटू 5 क्या आता है 25, ये आपका क्या आएगा आंसर। यानी इस सर्वसमीका का ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। इसी प्रकार एक सर्वसमीका और देखिए तीसरी, ठीक है। ये आपको सर्वसमीका ध्यान में रखनी है, ठीक है, पूरी आपको ध्यान में रखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके। अगर सर्वसमीका आपके पूरी ध्यान में है तो आपका आंसर कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है। इसी गणित में आगे देखो सर्वसमीका तीसरी देखना, a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखना है, एक a प्लस बी होगा, एक a माइनस बी होगा, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। कभी कभी ये आगे भी हो सकता है, ये पीछे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये आगे भी हो सकता है, ये पीछे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। दोनों बातें एक ही है, दोनों क्या है गुणे में, इन दोनों का हल करेंगे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर a माइनस बी है और यहाँ पे भी a माइनस बी होता है तो अपने पास कौन सा सूत्र आ जाता, जो अपने पास पहले वाला जो सूत्र है a स्क्वायर
माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र आता था, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के थे या दोनों प्लस प्लस वाला होते तो क्या रहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या एक प्लस का और एक क्या है माइनस का, जब एक प्लस का है और एक माइनस का है दोनों के बीच में, तो आपको ध्यान में रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ध्यान से देखना, मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा। कभी कभी आपको इस तरह से दे दिया होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको हल करना पड़ेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, दोनों फॉर्म में आएगा। ये जो सवाल है वो आपके दोनों फॉर्म में आएगा। कभी अगर ये फॉर्म में दे रखा है तो आपको ये बनाना है, कभी ये फॉर्म में दे रखा है आपको ये फॉर्म बनानी है, ठीक है, ध्यान रखना है, दोनों तरह से आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात? अब देखो मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, दोनों एग्जांपल बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ बता रहा हूँ 5x प्लस 4 5x माइनस 4। देखो ये हो गया 5x a, ठीक है, a प्लस बी है माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी है माइनस बी, इसको क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों उस फॉर्म में आ गया। a प्लस बी है माइनस a की जगह क्या रखना है आपको 5x और b की जगह क्या रखना है 4। देखो दोनों पे a की जगह क्या है 5x, b की जगह क्या है 4, दोनों की मान आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में रखना है। तो देखो मैं रख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर कितना है 5x, b कितना है 4, तो 4, ठीक है, a कितना है 5x का स्क्वायर माइनस का माइनस, b का कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 5x का स्क्वायर होगा तो 5 स्क्वायर और x स्क्वायर, ठीक है, इसी प्रकार 4 का स्क्वायर होगा क्या होगा 16। ध्यान से देखना 5 का स्क्वायर कितना था 25 और x स्क्वायर और माइनस 16 का 16। क्लियर बात? ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब ये तो इस फॉर्म में, मान लो दूसरे फॉर्म में कैसे दिया होगा ये ध्यान रखना, ये इस फॉर्म में, मान लो इस फॉर्म में दे रखा हो तो आंसर ये कैसे लाना है वो भी देख लो कैसे लाना है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको इस तरह से दिया होगा, ध्यान से देखना 5x स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस 4 या 2x स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से दिया होगा। अब देखना ध्यान से एग्जांपल दिया होगा, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो ये 2 का स्क्वायर ये b स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है, ये देखो 25 नहीं दे रखा है और x स्क्वायर दे रखा है, यानी इस 25 को क्या करना है स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। अब मैं स्क्वायर की फॉर्म में लाऊंगा, देखो इसको 25 को मैं क्या लिखता हूं 5 का स्क्वायर और x का स्क्वायर लिख सकता हूं, ये 2 स्क्वायर का 2 स्क्वायर, अब इन दोनों को साथ में लिख सकता हूं, जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर होता है इसको अपन a b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहां पे लिखूंगा 5x का होल स्क्वायर दोनों का साथ में, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपका आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे आपका a कितना है 5x और b कितना है 2, दोनों के मान यहाँ रखो a प्लस b में और a माइनस b में, यहाँ रखो 5x प्लस 2 5x माइनस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर बात? ये आपका तीसरे का आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये आपका तीसरी सरल समीकरण ये भी रद्द होती है। आगे देखो तीसरी सरल समीकरण ये भी रद्द होती है, आगे देखिए ध्यान से बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा बिल्कुल। चौथे सरल समीकरण के बारे में देख लीजिए, चौथे सरल समीकरण क्या है आपके, ठीक है, चौथे सरल समीकरण वो भी सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, ये देख लीजिए चौथे सरल समीकरण जिसके अंदर आपको दे रखा है x प्लस a x प्लस b बराबर x स्क्वायर प्लस x, ध्यान से देखना ये x बाद में तो चलेगा a प्लस b x प्लस a b, ठीक है, ध्यान से देखना ये आपकी चौथी सरल समीकरण, ठीक है। इस सरल समीकरण में देखना कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है यहाँ x प्लस a है यहाँ x प्लस b दोनों के मान अलग अलग है, a और b दोनों मान अलग अलग है, और यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसके एग्जाम्पल कैसे होगा देखना ध्यान से। सपोज आपको दे रखा है यहाँ पे 5x प्लस 4 5x प्लस 3। अब देखो दोनों कोष्टक सेम थोड़ी है, दोनों कोष्टक सेम होते तो क्या आता है स्क्वायर आता है, 5x प्लस 4 5x प्लस 4, तो यहाँ पे क्या आता है 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर वाला a प्लस b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगता है। अब यहाँ पे देखो दोनों कोष्टक सेम नहीं है, दोनों कोष्टक में अलग अलग है, देखो यहाँ a का मान अलग है यहाँ b का मान अलग है, इसका मतलब जब ये दोनों मान अलग अलग आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये सरल समीकरण लगानी है। अगर दोनों जगह मान 4 4 सेम आते तो अपने फर्स्ट सरल समीकरण लगती,
यानी दोनों के बीच में अगर माइनस आता और 4 4 आते तो दूसरी तरफ में क्या लगती, एक के जगह प्लस आता और एक जगह माइनस आता, यहाँ पे 4 आता और यहाँ पे 4 आता और यहाँ पे माइनस आता, तो तीसरी सर्वस में क्या लगाते हैं। यहाँ पे देखो चौथे सर्वस में क्या लगेगी जिसके अंदर a और b के मान क्या है, अलग अलग है। क्लियर बात। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a और b के मान इस फॉर्म में रखने। तो ध्यान से देखना, आपको x प्लस a, यहाँ पे आ गया x प्लस b, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सूत्र ये लगेगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b कोष्टक में इनटू प्लस a इनटू b, ये सूत्र लगेगा। क्लियर बात। यहाँ पे x की जगह क्या है, 5x रखना है आपको x की जगह, और सॉरी x की जगह आपको 5x रखना है, a की जगह क्या रखना है 4, वापस x की जगह क्या रखना है 5x, b की जगह क्या रखना है 3, यहाँ पे b की जगह मैं 3 रखूंगा। इन तीनों का मान इस सूत्र में रखना है। ध्यान से देखो कैसे रखा जाता है। सबसे पहले x स्क्वायर, x क्या है यहाँ पे 5x का स्क्वायर प्लस कोष्टक मान a प्लस b कोष्टक मान बड़ा कोष्टक, कैसे बड़े कोष्टक में रखना है इसको, ठीक है, इनटू x का मान प्लस a इनटू b। वापस देखना, सबसे पहले a x स्क्वायर प्लस कोष्टक बड़ा बनाना है a प्लस b इनटू x प्लस a इनटू b, ठीक है। ये सूत्र पूरा पूरा यहाँ पे उतार दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, x का स्क्वायर इसका लगा हुआ मैंने, x कितना है 5x है, 5x का स्क्वायर प्लस प्लस a प्लस b, a कितना है ये 4 प्लस b कितना है 3, a प्लस b 3 हो गया, फिर इनटू इनटू x का मान कितना है 5x, ये 5x रखो, फिर प्लस का प्लस a इनटू b, a कितना है 4, b कितना है 3, तो 4 और 3। क्लियर बात। आगे देखिए 5x का स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर, 5 के ऊपर स्क्वायर x के ऊपर स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर प्लस दोनों को जोड़ो 4 और 3 कितना होते हैं 7, ये 7 कोष्टक में लिखो इनटू 5x कोष्टक में लिखो। ये भी जो आपको कोष्टक में लिखना है वैसा वैसा लिखना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये प्लस के 4 और ये भी प्लस के 3, प्लस के 4 का गुणा प्लस के 3 से करेंगे प्लस के 12, यहां तक कोई प्रॉब्लम, 4 या 12 नहीं। आगे देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस के 7 है और ये 5x प्लस के, तो दोनों का क्या हो रहा है गुणा, 7 का गुणा मैं 5 से करूंगा, 7 को तो 35 प्लस 35 और x का x गुणा करेंगे 35x प्लस 12। अब तीनों जुड़ रहे हैं, तो जुड़ रहा है देखो x स्क्वायर का कोई पद है नहीं है, इसका मतलब आपका ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। ध्यान रखना कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए। इसी तरह से आपके जो भी सवाल है, एक दो सवाल देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिए पूरे, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए उसका में। एग्जाम्पल 11 देखना, सॉरी 12 के अंदर एग्जाम्पल देखना। सबसे पहले 12 के अंदर सबसे पहले पहला एग्जाम्पल देखना क्या है, 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखना है, ये एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रश्न बाद में स्टार्ट करेंगे। 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर, आपको बताऊं क्या होगा कि यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। यहाँ पे आपका होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a में है और ये b में है और स्क्वायर इसका लग रहा है, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर की फॉर्म में है, इसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझना पूरी बात। तो सबसे पहले a का मान निकालूंगा, b का मान निकालूंगा, दोनों का मान निकाल करके इस सूत्र में रखूंगा। ध्यान से देखना, a का मान कितना है 4p, इसी प्रकार b का मान कितना है 3q, ठीक है। a का मान और b का मान इस सूत्र में रख रहा हूं। ध्यान से देखना, a का स्क्वायर माइनस 2 इनटू a इनटू b प्लस b का स्क्वायर। क्लियर। a का मान कितना है यहाँ पे देखना, a स्क्वायर, a का मान कितना है 4p, 4p का स्क्वायर माइनस का माइनस 2 का 2 इनटू a इनटू b, a कितना ये रहा 4p इनटू b कितना है 3q, ये 3q, लास्ट में क्या है प्लस का प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 3q का स्क्वायर, इसका लगा हुआ है ये 3q का 3q। क्लियर। आगे देखो, ये स्क्वायर जो है वो दोनों पे आएगा, 4 के ऊपर भी आएगा और p के ऊपर भी आएगा, माइनस देखो तीनों का गुणा करो, 2 का गुणा 4 से करूंगा तो 8, 8 का गुणा 3 से करूंगा तो 24, 24 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 और p और q का गुणा करूंगा क्या है 24p q। क्लियर। यहाँ देखो प्लस का प्लस 3 का स्क्वायर और q का स्क्वायर, यहाँ पे मैं 3 का स्क्वायर करूंगा और q का स्क्वायर करूंगा। ध्यान से देखना, 4 का स्क्वायर क्या क्या है 16, p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस
देखना ध्यान से, चॉइस पी क्यू का, चॉइस पी क्यू, आगे देखना प्लस प्लस टी का स्क्वायर 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये 9 क्यू स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। इसके अंदर और कुछ छूट नहीं रहा और कुछ घट नहीं रहा है, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट सवाल है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और जो भी इसके सूत्र मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सर्व समीकरण में जो भी बता रहा हूँ वो आपको अपने घर पे अध्ययन करना है, रोज रोज प्रैक्टिस करनी है। आप सवाल नहीं समझ में आए व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, सर ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, इसका आंसर कैसे आएगा, निश्चित रूप से आपकी समस्या का हल किया जाएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। अपने लेसन 2 यानी कि इसको भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक एवं वनस्पति जीवन जो है यानी कि वन्य जीवन जो है उसमें संसाधन जो है उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखने के लिए अपन कल अपने लेसन चल रहा था कि भाई इन जानवरों को किस कारण से मारा जाता है, किन कारण से यानी कि जंगलों को समाप्त किया जा रहा है, कुछ वनोन्मूलन के कारण है, जैसे कि बहुत सी भूस्खलन के कारण है, दावानल के कारण है, और बहुत सी चीज़ें जो है मानव अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन चीज़ों को समाप्त करता जा रहा है ना। बहुत सी चीज़ें जानवरों को जो मारते हैं वो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इनको मारा जा रहा है। इसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। देखो, अगर प्रजातियों की यानी कि इन संख्याओं में यानी कि शिकार नहीं किया जाए, इन संख्याओं को नहीं घटाना चाहते हैं तो इनको नहीं मारना चाहिए। यानी कि ये जो शिकार जो करते हैं लोग इन जंतुओं का, तो जंतुओं को शिकार नहीं करना चाहिए, इनकी जो संख्या है उनको भंग नहीं करना चाहिए। जिस कारण से कि क्या, अगर ये इस प्रकार से इसको अपन भंग नहीं करेंगे, इनके साथ में खिलवाड़ नहीं करेंगे तो क्या है, हमारे पर्यावरण का जो संतुलन है वो सब बना रहता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं जंगलों के अंदर। तो विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने क्रियाकलापों के मनुष्यों के द्वारा कई क्रियाकलाप ऐसे हो गए हैं जिनके कि ये जो जीव जंतु हैं इनका जो आवास स्थान है उसमें क्या हुई, उथल पुथल मच गई है। जैसे कि जंतु क्या करते हैं कि अपने आप को बचाने के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर भागता रहता है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पर हैं। जीव जंतुओं का है, पक्षियों का है, अंधाधुंध लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, उनका शिकार करते हैं। शिकार करने के कारण उनकी जो जातियां हैं, उनकी प्रजातियां हैं वो क्या हो गई है, लुप्त हो गई है, और थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं वो भी धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव का प्रोत्साहन करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकते हैं। बहुत से देश में पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध घोषित किया गया है। जैसे कि हमारे भारत में जो शेर है, चीते हैं, हिरण है, सारंग है, मोर है, ये जो जैसे कि बाघ को और इसको तो राष्ट्रीय पशु घोषित किया हुआ है। इन चीज़ों पर रोक लगाई हुई है। अगर ऐसा कोई पाया गया व्यक्ति तो उसको अपराध यानी कि दंड भी दिया जा सकता है उसको। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES ऑफ यानी कि द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसकी स्थापना की गई है एक संस्था की जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों को व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। यानी कि इन जीव जंतुओं एवं पौधों को बचाना सभी व्यक्तियों का कर्तव्य बनता है कि इनको किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, इनको किस प्रकार से बचाया जाए, इसके बारे में अब देखो शब्दावली के अंदर देख लीजिए। अब राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र जो होता है
वो कहलाता है राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, यानी कि उसमें जीव जंतुओं को यानी कि वनस्पति को सुरक्षित रखा जाता है। जैवमंडल नीचे क्या है, ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या आप जानते हैं, इस चीज को भी आपको नोटबुक में लिख लेना है कि भाई CITES जो बनी हुई संस्था बनी हुई है, इसमें क्या है, सरकारों के बीच एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समझौता है, यानी कि विभिन्न देशों के बीच में समझौता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां एवं पौधों की 28,000 जातियां जो है इसमें रक्षित की गई है। कुछ उदाहरण है, भालू है, डॉल्फिन है, कैक्टस है, प्रवाल है, आर्किड है तथा एलो, ऐसे कुछ उदाहरण है जिनको कि इसके अंदर संरक्षित किया गया है। ठीक है, ये अपना लेसन आज अपना यहाँ पूरा हो गया है और अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप। पाठ को एक बार फिर से आप पुनः पढ़ लेना इसको, और हो सके तो इसमें से जो छोटे छोटे मौलिक क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को बनाने हैं। क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने को क्या है कि पूरा पाठ जो होता है वो अपने को याद हो जाता है कि उस लेसन के अंदर क्या आया था, उस प्रश्न में क्या आया था, उस चीज़ से अपन कभी मात नहीं खाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है इसमें, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं? एक तो है तापमान है और दूसरा है वर्षण है। ये दोनों चीजें आपको लिखनी है। पहले का उत्तर है तापमान व वर्षण। फिर आता है भूमि निम्नीकरण के कोई 2 उपाय लिखिए। देखो सबसे पहले तो आता है मानवीय कारण के अंदर क्या आता है, जैसे वनोन्मूलन है, अतिचारण है, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करना है, अत्यधिक उपयोग किया जाता है। यानी कि मानवीय कारण तो ये होता है, मानव के कारण ये कार्य किया जाता है। फिर आता है प्राकृतिक कारण, वर्षा दोहन है, भूस्खलन है, बाढ़ है, ये इनके कारण क्या है, भूमि के निम्नीकरण आ रहा है इसमें, यानी कि निम्न होती जा रही है। ठीक है, वापस एक बार बोल देती हूँ, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए, वनोन्मूलन है, अतिचारण है, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक चीजों का प्रयोग किया जाता है, अत्यधिक प्रयोग किया जाता है जिस कारण से। ठीक है, फिर आता है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? क्योंकि भूमि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि भूमि क्या है, हमारे जीवन का एक प्रकार से एक आधार है। इसके बिना हमें आवास, खाना पानी आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो भूमि के आधार पर ही है। जैसे कि धरती जो है, धरती में क्या है, हमारा खाना पानी यहीं से मिलता है। हमको पानी मिलता है, कहाँ से मिलता है? धरती से मिलता है। खाना मिलता है हमको कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है। तो ये हमारे जीवन का आधार माना गया है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण संसाधन कहा गया है। किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। जैवमंडल निचय तथा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। अवैध शिकार और कटाई आदि पर भी रोक लगाई गई है। ठीक है, ये लिख देना आप। जैसे किस किस की स्थापना की, अभी पीछे आया था हमने, जैवमंडल निचय तथा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है और अवैध शिकार और कटाई आदि पर भी इसमें रोक लगाई गई है, यानी कि इस संस्था के माध्यम से रोक लगाई गई है। जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। पहला तो है वृक्षारोपण है, वाष्पीकरण रोकना और जल रिसाव जो है उसको रोकना आता है। तीसरा है वर्षा का जल संग्रहण करना, यानी कि पानी, बारिश का जो पानी आता है उसको संग्रहित करके रखना, ये वाली चीज़ है। ठीक है, फिर आता है अपने सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? समय, जैव पदार्थ, ये दोनों चीजें तो मृदा निर्माण में सहायक है, परंतु मृदा का गठन जो है वो इसका गलत उत्तर है। तो इसके ऊपर ख वाला इसमें राइट करिए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? रक्षक मेखला, मल्चिंग या वेदिका कृषि? तो वेदिका कृषि है जो इसमें आवश्यक होती है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? बल्ब को बंद कर देना चाहिए या आवश्यकता न हो? जब आवश्यकता नहीं होती तो अपने को बल्ब को बंद कर देना चाहिए। ये अपना एक प्रकार से संसाधन है, इसको अपन जितना होएंगे उतना खत्म होगा। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। अपन अगर पानी का उपयोग नहीं हो रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए। एक प्रकार से ये प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। फिर आता है खरीदारी के बाद पॉलीबैग को नष्ट कर देना
चाहिए। तो सही है, खरीदारी करने के बाद में अपने पास जो थैली जो होती है उसको हमको नष्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी नष्ट नहीं होती है। फिर आता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भूमि उपयोग, इसमें आप राइट करिए, तीसरे से मिलान करिए, भूमि का उत्पादन, कार्य उपयोग। फिर आता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? ऊपरी मृदा पर निपेक्षित जैव पदार्थ जो होता है वो ह्यूमस कहलाता है। चट्टान बांध मृदा अपरदन को रोकना, और जैव मंडल जो है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का जो बीच का जो सकरा क्षेत्र जो होता है वो जैव मंडल कहलाता है। फिर आता है तुम्हारे निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए, यदि सत्य है तो उसके कारण लिखिए। भारत का गंगापुत्र ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी आती है ना, वो क्या है कि वहाँ पर कृषि क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि ज़्यादा हुई है, तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। तो ये अपने को लिखना है, सत्य लिखना है। भारत में प्रति व्यक्ति की जल उपलब्धता कम हो रही है, हाँ सही है, ये भी सत्य लिखना है। भारत के जल की उपलब्धता है जो निरंतर कमी होती जा रही है पानी की। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहता है। इससे क्या है कि मृदा अपरदन कम हो, जिस कारण से तो ये भी सही है। अपने मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, ये पारितंत्र को व्यवस्थित नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये अपने प्रश्न उत्तर हो गए हैं, और ये अपनी नोटबुक के अंदर आप लोग अब कर लेना, और जिसे भी हो रहे हैं। अब अपन नेक्स्ट बुक जो लेंगे वो अपन अपने इसका थर्ड पार्ट जो है राजनीतिक जीवन जो है उसको अपन देखेंगे, अगले वीडियो के ऊपर लेंगे। और ये क्वेश्चन आंसर जो है आप कर लेना अपने नोटबुक के अंदर। पहले जो पार्ट पढ़ाए हुए हैं उनको भी आपने हो सकता है आपने कर लिया होगा, नहीं भी किया हो तो करते रहना, क्योंकि जब ऑफलाइन शुरू होगा तो अपन यहीं से वापस पढ़ेंगे, उस चीज़ को अपन वापस नहीं देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।